हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं फटाफट से 26 से लेकर के आगे का प्रश्न। पहले वीडियो में हमने 25 तक का प्रश्न किया था, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे थे तो कृपया आपसे अनुरोध है कि वो पिछले वाले वीडियो जा कर के इसी प्लेलिस्ट में देख लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें सहयोग मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है, कौन सा देश योगदान देता है। तो कह रहा है कि ये जो चक्रवात आता है हिंद महासागर में, उसमें से जो नाम रखा जाता है तो कौन कौन से देश नाम रखते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, सोमालिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो दोस्तों देखते हैं कि ये प्रश्न बना क्यों। तो ये प्रश्न बना है, संदर्भ है कि चक्रवात आया था बांग्लादेश में कुछ दिन पहले, और उस चक्रवात का नाम क्या था, सितरंग। उस चक्रवात का नाम था दोस्तों सितरंग। और बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा में जो है वह तबाही मचाई थी। इसका जो नामकरण किया गया था वो थाईलैंड के द्वारा नामकरण किया गया था सितरंग का, वर्ष 2022 में। ठीक है दोस्तों, यह मानसून के बाद मौसम का जो है पहला जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है दोस्तों। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र वृत्ताकार चक्रवात है जो गर्म उष्ण महासागरों के ऊपर उत्पन्न होता है। इसकी विशेषता कम वायुमंडलीय दाब, तेज पवनें और भारी वर्षा होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होने से चक्रवाती आते हैं, तूफान आते हैं। तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है वायुमंडलीय दाब, तब जो है तेज़ पवनें आती हैं उन वायुमंडलीय दाब को पूरा करने के लिए। तो इससे भारी मात्रा में जो है वर्षा होती है, और इसके वजह से चक्रवात आता है। ये चक्रवात सितरंग आया था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके नामकरण से संबंधित कह रहा है। तो 2000 में जो है वो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सब मिल करके जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन एशिया प्रांत के क्षेत्र के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग यानी कि WMO और ESCAP नामक जो है एक राष्ट्र का समूह बनाया, और उस समूह जो है वह चक्रवात का नाम रखने का निर्णय लिया। तो इसमें जो है बारी बारी से प्रत्येक देश जो है चक्रवात का नाम रखते हैं। तो उस बार जो बारी था वो था किसका, थाईलैंड का। ठीक है दोस्तों, और ये जो थाईलैंड का बारी था उसमें जो है 2018 में 5 और नए देश जो है जोड़े गए थे। वो कौन कौन थे, वो थे ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पे जितने भी देश हैं उन देशों ने मिल करके जो है ये फैसला किया था कि एक समूह बनाया जाए, और जिसमें जो है जितनी भी तूफान आती है हिंद महासागर में उसका नामकरण किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो उपरोक्त देशों के द्वारा जो है सुझाव भेजा गया था, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को WMO और ESCAP फाइनल की अंतिम सूची का रूप देता है, और यही क्या करता है, इसका नामकरण करता है। तो कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। तो इसमें शामिल नहीं है सोमालिया और इंडोनेशिया। तो सोमालिया शामिल नहीं है और इंडोनेशिया शामिल नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3 6। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा B। आते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओलिव रिडले कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि सभी समुद्री कछुओं की तरह ये भी सरीसृप, समुद्री सरीसृप हैं। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि सभी कछुओं की तरह जो है ये भी समुद्री सरीसृप है। तो दोस्तों ये क्या होगा, कथन सही होगा। तो समुद्री कछुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि समुद्री सरीसृप होगा ही। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कथन बाय कथन बात करेंगे। तो एक ओलिव रिडले कछुए जो है समुद्री कछुए की तरह ही क्या है, समुद्री सरीसृप है, और सांस लेने के लिए उन्हें सतह पर क्या करता है, आना पड़ता है। तो दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम कह रहे हैं कि यह विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए हैं। तो इसमें देखते हैं, तो कह रहा है कि ओलिव रिडले कछुआ जो है विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए हैं। तो ये स्टेटमेंट, इसका इतना भाग भी क्या है दोस्तों, सही है। ये कछुआ क्या होता है दोस्तों, तो इसमें मांसाहारी होता है, और इसके इनका जो नाम है वह जैतून के रंग के खोल के कारण पड़ा है। तो ये जो कछुआ होता है जैतून खोल, खोल कछुआ का जानते हैं दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि ये कछुआ है, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कछुआ है इस तरीके से, तो इसका ये खोल हो गया दोस्तों। तो ये जो खोल है, इस खोल का जो नामकरण पड़ा है, ये जो दोस्तों खोल है इसका, ये जैतून के रंग के आकार का होता है, और इसीलिए इस कछुए का नाम जो पड़ा है वो क्या है दोस्तों, वह ओलिव रिडले कछुआ पड़ा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों,
सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में कह रहे वे अपने अनूठे सामूहिक घोंसले मास नेस्टिंग के कारण जो है के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अरीबादा कहा जाता है, अरीबदा कहा जाता है, जो केवल भारत में ही देखा जाता है। तो दोस्तों मास नेस्टिंग क्या होता है? मास नेस्टिंग होता है कि सभी मिल करके एक समूह के तौर पर एक ही घोंसला तैयार करता है और सारे के सारे कछुए का समूह जो है उसी घोंसला में रहता है। इसको मास नेस्टिंग कहते हैं और इनको सामान्य भाषा में अरीबदा कहा जाता है। इनका एक स्पेशल नाम दिया गया है अरीबदा। ठीक है दोस्तों, तो इनको अरीबदा एक स्पेशल नाम दिया गया है, जहाँ हजारों मादा कछुए क्या करता है, अंडा देता है और एक ही समूह तट पर ये सब एक साथ रहता है। तो ओलिव रिडले कछुए का जो अरीबदा है वह मैक्सिको, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सब जगहों पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन सब जगहों पे मिलता है। भारत के कुछ समुद्री तट है वहाँ भी मिलते हैं ये, जैसे कि अरीबदा मिलता है, जैसे कोस्टारिका, मैक्सिको, और भारत में क्या करता है, मिलता है। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के कुछ समुद्री तटों में भी मिलता है और मैक्सिको, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब हिस्सों में पाया जाता है। तो तीसरा हम कह रहे हैं केवल भारत में, तो ये गलत हो जाएगा, केवल भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन का फर्स्ट हाफ सही था और सेकेंड हाफ गलत है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि अरीबदा घोंसला बनाने का व्यवहार केवल समुद्री कछुओं की इसी प्रजाति में पाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अरीबदा जो है वह घोंसला बनाने का व्यवहार जो है बहुत सारे प्रजातियों में किया जाता है, केवल ओलिव में नहीं। जैसे कि लेपिडोचिल्स में किया जाता है, कुछ प्रजाति का भी कुछ कछुआ होता है उसमें भी अरीबदा बनाया जाता है, जैसे केम्प रिडले और ओलिव रिडले समुद्री कछुए भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये गलत होते हैं और ये सभी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं और जेली फिश, झींगा, घेंघा, केकड़े, मोलस्का, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और उनके अंडे क्या खाते हैं। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक, आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर सवाल है, तो हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर। चलिए, तो कह रहे भारत में जीव मंडल निकाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में जीव मंडल निकाय के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा है पहला कह रहा है कि भारत में वर्तमान में 18 अधिसूचित जीव मंडल निकाय है, जिनमें 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों ये कथन सही है, भारत में जो है जीव मंडल निकाय अभी जो है कुल 18 है जो अधिसूचित किया गया है और 12 जो है यूनेस्को द्वारा इसमें से मान्यता प्राप्त है। तो हम जरा जीव मंडल निकाय का देख लेते हैं क्या होता है जीव मंडल निकाय। तो बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं इसको अंग्रेजी में, BR। और जीव मंडल निकाय क्या होता है? तो भौमिक या तटीय, समुद्री या पारिस्थितिक तंत्र दोनों का क्या करता है? संयोजन के क्षेत्र में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का नाम है एक। ठीक है, जिसमें जो है यूनेस्को द्वारा क्या किया जाता है? एक पदनाम दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व। ये जीव मंडल निकाय को क्या कहता है? राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामांकित किया जाता है। ठीक है, तो देश का जो केंद्रीय सरकार होता है किसी भी देश का, वो क्या करते हैं? इनका नामांकित करते हैं और वे उन राज्यों के संप्रभु के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है, जहाँ वे स्थित होते हैं। मतलब कि जैसे नामांकन कौन करेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में नामांकन करेंगे, नामित करेंगे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत सरकार नामित करेंगे। लेकिन वह जिस राज्य में है, जैसे मान लीजिए कि उत्तराखंड राज्य में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या नागालैंड में है, असम में है, तो इन सब बायोस्फीयर रिजर्व का जो मूल संप्रभु क्षेत्राधिकार होगा कि इसको कैसे रखना है, किस तरीके से व्यवस्थित करना है, क्या क्या वहाँ होगा, तो इसका निर्णय कौन लेंगे? वो वहाँ की सरकार लेंगे, तमिलनाडु की अपनी सरकार लेंगे, जो वहाँ के राज्य की सरकारें हैं वो लेंगे। तो राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में आते हैं, लेकिन नामांकन की बात करें तो वो केंद्रीय सरकारों के स्तर पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि क्या है। भारत में कुल जो है केवल कह रहा है कि 60,000 वर्ग किलोमीटर में जो है विस्तृत है 18, कितने? तो 18 अधिसूचित जीव मंडल निकाय विस्तृत हैं और कुल 12 इसमें से क्या है जो आरक्षित क्षेत्र है, जो यूनेस्को द्वारा आरक्षित क्षेत्र है। और यूनेस्को जो है किस के तहत देता है? तो मैन्ड एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम होता है उनका, MAB, उसके तहत इनका नामांकन करता है। तो उस स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी क्या करती है? मान्यता दी जाती है। भारत में पहला जीव मंडल निकाय जो है वह तमिलनाडु के कर्नाटक में बनाया गया था और केरल तक विस्तृत था। नीलगिरी के पहाड़ जो है कर्नाटक से केरल तक विस्तृत है, तो उसको बनाया गया था। ठीक है, और सबसे बड़ा यदि जीव मंडल निकाय की बात करें तो कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, कौन है? तो कच्छ की खाड़ी जो है वो सबसे बड़ा जीव मंडल निकाय। और सबसे छोटा की बात करें तो डिब्रू साइकोवा है, जो असम में स्थित है। डिब्रू साइकोवा जो असम में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो आते हैं अब यहाँ प्रश्न पे। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे आरक्षित है गुजरात की खचखारी, तो ये सही है। सबसे छोटा क्या है, डेब्रू साइकोमा, तो ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर सवाल कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, किया गया था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपको नहीं लग रहा है गलत है? तो उस समय सार्वभौमिक मताधिकार का चलन नहीं था और न ही अधिकार दिया गया था, क्योंकि उस समय एलिट क्लास के लोग केवल क्या करते थे, मतदान करते थे। एलिट क्लास का मतलब है कि वो जो राजा रजवाड़े थे वो या उनके प्रतिनिधि को चुना जाता था उनके द्वारा। तो जो पढ़े लिखे थे, जो सामाजिक स्तर से बड़े उच्च थे, उनका जो है मताधिकार उस समय दिया गया था उनको। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि हम लोग इसमें बात करें तो जैसे संविधान सभा की बात करें, ठीक है, इसमें दूसरा में कह रहा है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, तो ये भी गलत है दोस्तों। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व था। कितना था हम लोग देखते हैं इसमें। कह रहे संविधान सभा की पहली बैठक हम लोग कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और कब तक चला था, तो 14 अगस्त 1947 तक चला था। और भारत के विभाजन के लिए संविधान सभा के रूप में फिर से क्या किया गया था, गठित किया गया था। इसके सदस्य का चुनाव किया गया था वर्ष 1935 में। जो स्थापित अनंतिम विधानसभा था उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ही होता है कि आपके प्रतिनिधि आपके बदले में क्या करेंगे, तो वोटिंग करेंगे। तो ये जो है हमारा पहला स्टेटमेंट तो इस कथन से गलत हो गया। संविधान सभा का गठन मोटे तौर पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित योजना के तर्ज पर किया गया था, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। रियासत को इसमें न्यूनतम कितने सीटें, तो 93 सीटें आवंटित की गई थी। और प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदायों के बीच आवंटित थी, जैसे कि मुस्लिम, सिख और सामान के बीच उनकी आबादी के अनुपात में वितरित की गई थी। ठीक है, अनंतिम विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय वोट के साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधि द्वारा अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुनाव किया था। एकल संक्रमणीय वोट के साथ जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि आप जो ये एक मतदान की पद्धति है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मतदान करते हैं, सीधे मतदान करते हैं एमएलए को। तो उसमें जो सबसे पहले आता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वो क्या करता है, वरीयता के आधार पर वो जीत जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है कि आपको एक क्रम में वोट देना पड़ेगा कि आप जितने सदस्य खड़ा हैं उनको आप नामांकित करिए कि 1 नंबर पे आप इनको देखना चाहते हैं, 2 नंबर पे इनको देखना चाहते हैं, 3 नंबर पे इनको देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से वोट दिया जाता है और सबसे लिस्ट वाला को पहली काउंटिंग में हटा दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर को सबसे लिस्ट आया होगा, सबसे कम वोट पड़ा होगा, तो 3 नंबर को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और 1 नंबर 2 नंबर को फिर से जो है उसकी गणना की जाएगी और इनका जो वोट है वो इन दोनों में क्या करेगा, समानुपात में वितरित कर दिया जाता है। तो यही है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, एकल संक्रमणीय वोट के साथ जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो जो सबको हटा दिया गया उन सारे वोट को इन दोनों में जोड़ दिया जाता है, समानुपात में वितरित कर दिया जाता है। अब फिर से इनका नया वोट हो गया, तो अब इनमें नंबरिंग की जाएंगी। तो इनमें अब कौन कौन किसको कितना मिला है, इनमें जो है सबसे कम प्लेस पे कौन है। तो इस तरीके से क्रम किया जाता है। फिर धीरे धीरे होते होते 2 तक पहुंचता है कि नंबर 1 और नंबर 2 बचेगा और उसके बाद क्या करेगा, दोनों में से जो उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से वोटिंग की जाती है। ठीक है, एकल संक्रमणीय विधि से। कह रहा है इसमें सभी धर्म के प्रतिनिधित्व को दिया गया था। इसके अलावा संविधान में अनुसूचित वर्ग के कितने सदस्य थे, तो 26 सदस्य थे। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी सदस्य अनुसूचित वर्ग से नहीं थे, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा। राजनीतिक दलों के मामले में संविधान सभा में कितना था, कांग्रेस का वर्चस्व था। यदि दल की बात करें तो कांग्रेस का सबसे ज़्यादा वर्चस्व था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 30 नंबर सवाल पे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार करने के लिए कह रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ये दोस्तों सही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये भी सही है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से लिया गया है, तो ये भी सही है। और सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप जो है वो कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। तो ये भी हमारा सही है। तो चारों ऑप्शन क्या है इसमें सही है। तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो है ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिए हैं। एक क्या करते हैं, एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो ब्रिटिश संविधान से हमारा क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली ली गई है, सरकार की संसदीय स्वरूप ली गई है, विधि शासन का विचार लिया है, विधि के शासन का, और अध्यक्ष की संस्था और उसकी भूमिका ली गई है। एक और है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो भी क्या किया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो मूल अधिकार का चार्टर लिया है, मूल अधिकार का सिद्धांत यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
तो ये 3 चीज़ जो है हम कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए के संविधान से लिए हैं। आयरिश संविधान से क्या क्या लिया था, राज्य की नीति निर्देशकता, तो जो डीपीएसपी है हमारा वो राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, कि राज्यसभा के लिए किसी 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो वो किस विधि से किया जाता है, तो वो मनोनयन के जो तरीका है वो लिए थे हम लोग क्या, आयरिश संविधान से। फ्रांसीसी संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत लिए थे। ठीक है, तो फ्रांसीसी संविधान से ये था। और इसमें कहाँ से आया था, तो इसमें फ्रांस की क्रांति से आया था, ये डेवलप हुआ था, इवॉल्व हुआ था वहाँ पे। कनाडा की सरकार से, कनाडा के संविधान से हमने लिया था सरकार का अर्थसंघीय स्वरूप, जिसमें जो है केंद्र एक मजबूत सरकार के साथ होगा और संघ उसका क्या करेगा, सहायक होगा। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिए थे कि केंद्र के पास सारी अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, तो ये कनाडा के संविधान से हमने लिया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो देश के भीतर व्यापार कैसे किया जाता है और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार लेते, समवर्ती सूची में लिए थे कि दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा, केंद्र की सरकार को भी और राज्य की सरकार को भी। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया था, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है उन्होंने एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग में भाग नहीं लिया था, तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो जाएगा। 1916 में जो है एनी बेसेंट द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और उसमें जो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे, तो ये गलत हो जाएगा। जरा हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1912 में बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। सबसे पहले 1912 में बांकीपुर कहाँ है दोस्तों, तो ये पटना में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बिहार में टोटल 2 अधिवेशन हुआ था, एक 1912 में बांकीपुर में और एक गया में हुआ था। गया में कितनी ईस्वी में होगा आप लोग जरा कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो 1916 में एनी बेसेंट की जो है होम रूल लीग की स्थापना होती है और 1919 में होम रूल लीग क्या करता है, इलाहाबाद के सचिव बन जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16 में वो भाग लेते हैं, ठीक है, शामिल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सितंबर 1927 में जो है नेहरू को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव बनाया जाता है, महासचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है सितंबर 1927 के रूप में। फिर वर्ष 1929 से 31 तक जो है मूल अधिकार और आर्थिक नीति नामक एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जाता है, जिसमें कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य और देश के भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। इन सब प्रस्तावों का जो है, इस सब प्रस्ताव को 1931 में कराची अधिवेशन में, कहाँ, तो कराची अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू दो करते हैं। तो ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता एवं 1929 से 31 में मूल अधिकार तथा तार्किक नीति के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 1931 में जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। लेकिन इसका सेकंड हाफ सही है, सेकंड हाफ सही है, क्योंकि 29 से 31 तक जो मूल अधिकार और आर्थिक नीति नामक प्रस्ताव तैयार किया था उसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न को। उन्होंने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये दोस्तों सही है, विश्व इतिहास की झलक नामक वह पुस्तक लिखी थी और उनके द्वारा लिखा गया। और कुछ पुस्तक है जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, विश्व इतिहास की झलक की अभी हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इनका अंग्रेजी में लिखा हुआ ये मूल पुस्तक है। एक अन्य पुस्तक लिखे हैं कौन, ऑटोबायोग्राफी, जो खुद पर है उनके जीवन पर, और लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, जो उन्होंने जेल से इंदिरा गांधी को खत लिख करके उनको जो है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया था। तो इसके संबंध में जो है यहाँ पे लिखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की समितियाँ कौन था, तो संघ शक्ति समिति थी। कह रहा है कि संघ संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। ये दोस्तों सही है, संघ संविधान समिति की अध्यक्षता की थी, जैसे कि संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद राज्य समिति के भी क्योंकि क्या थे, वो अध्यक्ष थे, जो राज्यों से संवाद करने के लिए निर्मित किया गया था। ठीक है, तो इसमें कितने कथन सही हो गया, तो 2 कथन सही हो गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी। आते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सरायघाट का युद्ध वर्ष 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच लड़ा गया था। तो ये दोस्तों सही कथन है, सरायघाट का युद्ध जो है वह 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच लड़ा गया था। जब जरा देखते हैं हम लोग अहोम साम्राज्य क्या है, तो एक इंसान थे कौन,
लाचित बोरफुकन लाचित बोरफुकन का जन्म जो है वह 24 नवंबर 1622 को हुआ था और वो 1671 में जो है सरायघाट के युद्ध में अपनी सेना का वह प्रभावी नेतृत्व किया था। ठीक है, और जिसमें मुगल सेना को असम पर कब्जा करने के प्रयास जो मुगल सेना कर रही थी कि असम पर हम कब्जा कर ले, उनको रोक दिया गया था और मुगल सेना नहीं कर पाई थी असम पर कब्जा। यही युद्ध जो है वह सरायघाट का युद्ध है। सरायघाट कहाँ है? तो वर्ष 1671 में जो है गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र के तट के किनारे है सरायघाट। ठीक है, इसे नदी पर हुए महानतम 9 सैनिक युद्धों में से क्या किया जाता है, एक माना जाता है। तो इसमें जो है ये जो सरायघाट का युद्ध है वो 9 सैनिकों द्वारा लड़ा गया था, यानी कि नदी पर हुआ था ये युद्ध उस समय, जिसके परिणाम से मुगलों पर अहोमों की विजय हो गई थी। ठीक है, तो पहला कथन सही हो जाएगा। अहोमों ने भूइयाँ मतलब जमींदार कहा गया है कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का उन्मूलन कर एक नए राज्य की स्थापना की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही किस लिए है? क्योंकि कह रहा है कि वर्ष 1228 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित हुआ था अहोम का साम्राज्य और 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखा था। ये साम्राज्य 600 वर्षों तक चला था। छोटा साम्राज्य था पर वो चला बहुत लंबे समय तक। ठीक है, 13वीं सदी के शासक इनका कौन था? तो चाओलुंग सुखफा, इसकी स्थापना की थी। किसकी? तो 1228 में अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। अहोम में भूइयाँ बोला जाता था जमींदार को। ठीक है, और उनकी जो पुरानी राजनीतिक उन्मूलन व्यवस्था थी उनको क्या कहता है, समाप्त कर दिया अहोमों ने और एक नए राज्य की स्थापना कर दी थी। तो दूसरा कथन क्या है, सही हो जाएगा। रजाकार अहोम राज्य की मुख्य सेना थी, तो ये गलत है। रजाकार अहोम राज्य की मुख्य सेना नहीं थी। रजाकार जो है हैदराबाद के नवाब की सेना थी। तो हैदराबाद के नवाब की सेना को आहाकार बोला जाता था, रजाकार बोला जाता। अहोम का जो सेना था वो उसको पाइक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पाइक बोला जाता था अहोम की सेना को। ठीक है, और ये सेना जो तैयार की जाती थी वो बंधुआ मजदूरों से तैयार की जाती थी और उनको पाइक बोला जाता था। ठीक है, तो पाइक 2 प्रकार का होता था, एक सेवारत पाइक होता था, एक गैर सेवारत। गैर सेवारत पाइकों का मतलब होता है एक अस्थाई सेना का गठन किया गया था कि ये हमेशा रहेगा। ठीक है, एक सेवारत पाइक है कि उसको टर्म के लिए कुछ दिनों के कार्यकाल के लिए क्या किया जाता था, गठन किया जाता था। ठीक है दोस्तों, रजाकार तो हमने आपको बता ही दिया कि हैदराबाद का जो नवाब है उसका जो एक संघीय सेना होती थी उसको कहा जाता था, निजाम की निजी सेना थी ये। तो निजाम की जो निजी सेना थी उनको कहा जाता था रजाकार। तो कौन कौन से 1 और 2 कथन सही है दोस्तों? तो 1 और 2 कथन सही है। ठीक है, अब आते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वहदत अल वजूद एकेश्वरवाद इसका मतलब होता है पर जोर दिया था? तो इसका जो जोर दिया था दोस्तों तो ये दिया था डी, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा चिश्ती सिलसिला। अब चिश्ती सिलसिला क्या है तो जरा हम इस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए इस्लाम में सूफीवाद जो होता है एक संत की परंपरा है, एक आध्यात्मिक रहस्यवाद की परंपरा है इस्लाम में। ठीक है, और इसको एक धार्मिक संप्रदाय भी माना जाता है। तो ईश्वर को ये लोग क्या करते हैं कि ध्यान केंद्र करके ईश्वर की आराधना करते हैं और भौतिकवाद को वह क्या करते हैं, भौतिकवाद से मतलब होता है कि जो जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं उनको नकारता है। ये फकीरों की तरह अपनी जीवन यापन करते हैं, बिल्कुल ही वह घर द्वार छोड़ करके जो है वह फकीर बन जाते हैं और उस में रह करके अपने अध्यात्म से अपने चिंतन मनन के द्वारा जो है ईश्वर की आराधना करते हैं। तो वैराग्य एवं अनुशासन पर क्या कर देता है, जोर देता है। वैराग्य का मतलब हो गया घर को छोड़ देना और आत्म अनुशासन का मतलब होता है कि खुद पर नियंत्रण करके अपना क्या करना, चिंतन मनन करना। तो उन पर यह क्या करता है, जोर देता है। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिला की बात करें बहुत सारे प्रमुख सिलसिला है, जैसे कि सिलसिला का मतलब होता है संप्रदाय। ठीक है, इस्लाम में सिलसिलों का मतलब होता है संप्रदाय। जैसे कि चिश्ती संप्रदाय हो गया यानी कि सिलसिला हो गया, सोहरावर्दी सिलसिला हो गया, नक्शबंदी सिलसिला, कादरिया सिलसिला, जिनका इन्होंने प्रश्न में नाम भी दिया है। चिश्ती सिलसिला की बात करते हैं तो इनकी स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, और वहदत अल वजूद एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर क्या किया था, इन्होंने जोर दिया था। ठीक, इसके जो सदस्य होते थे सिलसिले के वो शांतिवादी थे, मतलब इनको शांति चाहिए था, वो युद्ध कर या फिर अहिंसक नहीं होते थे, हिंसक नहीं होते थे, अहिंसक थे। इन्होंने ईश्वर के लिए क्या किया, चिंतन से और ध्यान भटकाने वाली जितनी भी भौतिक वस्तु था उन सब का अस्वीकार कर दिया और राज्य के साथ संबंध इससे बनाने से परहेज किया। ये उनके राजाओं के साथ भी संबंध नहीं बनाते थे, राजा यानी कि दरबारी कवि या दरबारी चिंतक जो होते थे उनसे भी ये कोई संबंध नहीं रखते थे। अब सुहरावर्दी सिलसिला का कह रहा है कि इसकी जो स्थापना की थी वह शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दी मकतूल द्वारा की गई थी और सुहरावर्दी चिश्तियों के विपरीत था।
मतलब सुल्तानों से इनका क्या था, लेना देना भी था, सुल्तानों से रहना के साथ रहना भी था, और उनके मैनेजमेंट यानी प्रबंधन को भी वो स्वीकार करता था कि सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाना इनका सोहरावर्दी सिलसिला का ये एक नियम था। नक्शबंदी सिलसिला की बात करें, इसकी स्थापना कौन की थी, तो ख्वाजा बहाउल-उद्दीन, ठीक है, ख्वाजा बहाउल-उद्दीन नक्शबंद ने की थी। और हालांकि भारत में इसकी स्थापना जो है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी, ठीक है। बहाउल-उद्दीन जो है वह भारत में स्थापना नहीं की, तो भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन ने की थी, नक्शबंदी ने की थी। इस सिलसिले पर इसके अनुयायी ने आरंभ से क्या किया था, शरीयत के पालन पर जोर दिया था। शरीयत दोस्तों इस्लाम का क्या है, कानून मान लीजिए कि इस्लाम धर्म को किस तरीके से पालन करना है, उसकी एक नियम कानून की पुस्तक है जो शरीयत कहा जाता है उनको, ठीक है। कादरिया सिलसिला का जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। 14वीं शताब्दी में बदायूं शेख अब्दुल कादिर जो है इसकी स्थापना की थी, और ये अकबर कालीन मुगल के समर्थक थे, मुगल का ये समर्थन करते थे और अकबर के काल में। अब आते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न पे, 33 हमारा हो गया। 34 नंबर सवाल प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, झांसी, सतारा, संबलपुर, नागपुर व्यापकता के सिद्धांत के तहत, ठीक है। तो व्यापकता का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, इन राज्यों को क्या कर लिया गया था, अंग्रेजी में मिला लिया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि व्यापकता का सिद्धांत क्या होता है। जैसे कि हम लोग बात करें, देखिए विलय के एक क्या थी, ये नीति थी, और इसको कौन शुरू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। जब वह कितना कब 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा था। यह नीति के अंतर्गत प्रावधान, इस नीति के अंतर्गत क्या प्रावधान था कि जो भी रियासत, ठीक है, कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, और जहां शासक के पास कोई वैध विधिक उत्तराधिकारी नहीं था, वैध विधिक उत्तराधिकारी का मतलब होता है उनका अपना जैविक पुत्र नहीं था, ठीक है, तो उनको क्या कर लिया जाता था, कंपनी द्वारा जो है अपने में विलय कर लिया जाता था उस राज्य को। और इसके अनुसार क्या होता है कि भारतीय शासक को किसी भी कोई भी दत्तक पुत्र यानी कि जो गोद लिया हुआ पुत्र था उनको राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था इस सिद्धांत के अंतर्गत। इसी को व्यापकता का सिद्धांत कहते थे। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है बहुत से राज्यों को अंग्रेज ने क्या किया, अपने में मिला लिया डलहौजी ने। जैसे कि सबसे पहले मिलाया सतारा को, कब, तो 1948 में सतारा को सबसे पहले मिलाया डलहौजी ने आते ही। इसके बाद जैतपुर और संबलपुर को एक साथ मिला लिया 1849 में, ठीक है। फिर आई बघाट को 1950 में मिला लिया, उदयपुर को 1950 का बोल दिया, बघाट को 1850 में मिला लिया, उदयपुर को 1852 में मिला लिया, झांसी को 1853 में मिला लिया, और नागपुर को 1854 में मिला लिया, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम लोग यहाँ देखें तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, तो सतारा को कब मिलाया, तो 1848 में, ठीक है, सबसे पहले सतारा को मिलाया। तो हमारा तो ये और ये पहले ही गलत हो गया। इसके बाद किसको मिलाया, तो इसके बाद संबलपुर को 1849 में मिलाया, ठीक है, और संबलपुर के साथ एक और मिलाया किसको, जैतपुर को, ठीक है दोस्तों। तो संबलपुर के साथ जैतपुर को भी मिलाया। नागपुर को सबसे अंत में मिलाया है कम, तो 1854 में, नागपुर को सबसे अंत में 1854 में मिलाया है। तो हमारा ये ऑप्शन भी अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा A 2 3 1 4, ठीक है दोस्तों। झांसी को मिलाया है 53 में उसके बाद जो है 1853 में झांसी को मिला लिया गया। उसके बाद जो है 1857 का युद्ध हुआ था। अब आते हैं 35 नंबर पे, कह रहा है कि बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कह रहा है कि कह रहा है उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई सामंती राज व्यवस्था के खिलाफ उलगुलान मुंडा विद्रोह, उलगुलान का मतलब ही होता है विद्रोह, जो वहाँ का क्या है, आदिवासियों का स्थानीय भाषा है, स्थानीय शब्द है, का नेतृत्व किया था। तो ये दोस्तों सही है, उलगुलान मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, तो बिरसा मुंडा भगवान के थे। जनजातीय शोषण और भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। तो ये भी दोस्तों सही है, दूसरा कथन भी सही है कि जनजातीय शोषण के भेदभाव के विरुद्ध जो है उनका संघर्ष हुआ था, इतना लंबा संघर्ष चला था। इसके आधार पर ही काश्तकारी 1908 में जो है वह छोटा नागपुर के काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। अब जरा हम लोग बिरसा मुंडा भगवान की बात कर लेते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है ना। ये उलगुलान मुंडा विद्रोह की व्याख्या नहीं कर रही है, ये अलग कानून की व्याख्या कर रही है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं कि बिरसा मुंडा भगवान के बारे में। तो कह रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से क्या थे, संबंधित थे, ठीक है। बिरसा मुंडा 1880 के दशक में
सरदारी लड़ाई आंदोलन के करीबी साक्षी रहे थे, मतलब उस लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था, और जिसने अहिंसक माध्यम से क्या किया था, ब्रिटिश सरकार को याचिका देने के जनजातीय अधिकारों को बहाल करने की मांग की थी कि जनजातियों भी क्या कर सकती है, सरकार से मांग कर सकती है, अपनी याचिका दे सकती है कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या होना चाहिए। हालांकि इन मांगों को अनुचित और औपनिवेशिक सत्ता ने क्या कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था सरदारी लड़ाई को। फिर आते हैं जमींदारी प्रथा के तहत जो है जनजातीय लोगों को जमींदारों से मजदूरों में पदावनत कर दिया था। दोस्तों वो क्या क्या था कि संथाल वगैरह सबको जो है वहाँ से काफ़ी मेहनत होते थे, ये आदिवासी काफ़ी मेहनत उनके द्वारा साफ सफाई करवाया जाता था, और बाहर से जो ला करके उनको बसाया जाता था जमींदारों को। तो इसके तहत जो है उन्होंने क्या किया था, तो ये मतलब है कि जो वहाँ जो आदिवासी वहाँ के समूह के लिए जमींदार थे, अब वो क्या हो गए थे, वहाँ पे मजदूर हो गए थे। इस आधार पे यहाँ कहने का मतलब है, तो जमींदारी प्रथा के तहत क्या होता है, जनजातीय लोगों को जमींदार से क्या बना दिया था, तो मजदूर बना दिया था। ठीक है, और इसी के परिणामस्वरूप बिरसा मुंडा ने क्या किया था, जनजातियों को मिला करके एक समूह बना करके जो है एक इस मुद्दा को उठाया था कि भाई हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम क्यों यहाँ खाली करें, हम यहाँ बनाते हैं, रहने लायक बनाते हैं, गांव बसाते हैं, और बाहर से आकर के वो लोग रहने लगता है, और हम ही को यहाँ से क्या कर देता है, भगा देता है। ठीक है, तो इस मुद्दे पर वो क्या किया कि वहाँ पे आंदोलन किया। तो बिरसा मुंडा को एक नए बिरसैत पंथ की स्थापना की, जो उनका जो अपना मतलब उनके द्वारा जो स्थापित किया गया एक नया विचार था, उनको बिरसैत पंथ की बोला जाता है। तो इस पंथ ने क्या किया था, एक ईश्वर में विश्वास का प्रचार किया था। उन लोगों को कहा था कि भाई एक ही ईश्वर है, ऐसा मानो। लोगों से अपने पुराने धार्मिक विश्वासों पर लौटने का आग्रह किया था। ओरांव और मुंडा के लोग क्या किया था, बिरसैत के प्रति बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त होते गए थे, और उनको क्या बोलने लगे थे, धरती अब्बा। बिरसा मुंडा को क्या बोलने लगे थे कि धरती अब्बा है, वो धरती के अर्थात पृथ्वी का पिता है, ये पृथ्वी पर उन्हें भगवान बोला जाने लगा। ठीक है, बिरसा मुंडा ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया था किसे, तो जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई सामंती राज व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो कथन एक हमारा क्या है, सही हो जाता है। और जनजातीय और भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था, जिसको जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय व्यक्तियों में हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। कहें दोस्तों, तो बिरसा मुंडा ने जो इतने दिनों तक आंदोलन किया, इतने दिनों तक विद्रोह किया, उसी विद्रोह के बाद जो है क्या हो गया था, तो 1908 में जो है छोटा नागपुर पठार में काश्तकारी अधिनियम पारित किया कि अब जो है वो जो जितनी भी जनजातीय लोगों की भूमि है उनको गैर जनजातीय लोगों में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। तो दोनों कथन सही है, लेकिन ये इनकी व्याख्या नहीं कर रही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आते हैं, देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में ताम्रलिपि मणिकपटना, चेलितालो, पालूर और पिथुंडा प्रसिद्ध थे। ठीक है, ताम्रलिप्ति, मानिकपटना, चेलितालो, पालूर और पिथुंडा प्रसिद्ध। दोस्तों ये बंदरगाह के रूप में उपस्थित है। अब ये बंदरगाह है कहाँ के, तो उड़ीसा के पुराने बंदरगाह है, बहुत ही पुराने बंदरगाह। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, इतिहास क्या है, और किस आधार पर ये प्रश्न बना है, यहाँ पे इसका औचित्य क्या है। तो देखते हैं, तो कटक में जो है महानदी के तट पर वार्षिक बाल यात्रा का उल्लेख किया गया है, जो प्राचीन कलिंग और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य रहे सदियों पुराने संबंधों का स्मरण करती हैं। तो दोस्तों कटक उड़ीसा में है, वहाँ पे जो महानदी है उसके तट पर एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसका नाम क्या है, तो बाली यात्रा किया गया है। वर्ष 2022 को जो है बाली यात्रा की कागज़ की सुंदर मूर्ति के लिए निर्माण हेतु ओरिगेमी की प्रभावशाली उपलब्धि प्राप्त करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अब बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ क्या है कि बाली की यात्रा है ना, देश के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। और प्रति वर्ष प्राचीन कलिंग जो है, जो वर्तमान का उड़ीसा है, उसमें बाली तथा अन्य दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा यानी कि म्यांमार और सिलोन, श्रीलंका के बीच जो है 2000 वर्ष पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों की स्मृति के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बाली यात्रा के माध्यम से उन प्रमुख नाविकों की सुगमता और कौशल का उत्सव मनाया जाता है जिन्होंने कलिंग को अपने समय के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक बनाया, क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा व्यापार होता था उन सब द्वीप समूहों से, तो कलिंग को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता था। कलिंग साम्राज्य जो वर्तमान का उड़ीसा है अपने गौरवशाली समुद्री इतिहास के लिए जाना जाता है। कलिंग की भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र में 4वीं और 5वीं शताब्दी में पूर्व में ईसा पूर्व, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, उसमें बंदरगाहों का विकास हुआ था। और उसमें से कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था, तो जैसे कि ताम्रलिप्ति, मानिकपटना,
चेलितालो, पालूर और पिथुंडा भारत को समुद्र के माध्यम से अन्य देशों को जोड़ने में सहायक रहे थे। इसीलिए उत्तर कौन हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। और जल्द ही ये क्या किया था? कलिंगो के श्रीलंका, ठीक है, जिसमें उस समय नाम था श्रीलंका, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, बाली और बर्मा के साथ क्या किया था? व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, बाली उन 4 द्वीपों में से का एक हिस्सा था जिसको क्या बोला जाता था? स्वर्ण द्वीप बोला जाता था। ठीक है, जिसको वर्तमान में अब इंडोनेशिया बोला जाता है, उनको पहले स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, उन्हीं का एक द्वीप था बाली। 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरला देवी चौधरानी भारत स्त्री मंडल की स्थापना की थी। तो ये सही है। भारत स्त्री मंडल की जो स्थापना 1910 में है वह सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में और भारत के स्त्री महामंडल की स्थापना की थी। तो पहला कथन हमारा, पहला युग्म जो है वह सही है। पंडिता रमाबाई सरस्वती आर्य महिला समाज की स्थापक थी। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती आर्य महिला समाज की स्थापक थी, तो ये भी सही है। इसके द्वारा जो है वह आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के समक्ष भारतीय महिलाओं के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार किया था और याचना की थी महारानी विक्टोरिया के से। तो उन्होंने क्या किया था? एक चिकित्सा महाविद्यालय उनके सहयोग से बना था, जिनका लेडी डफरिन कॉलेज अभी की डेट में नाम है, वो बनाए गए थे। ठीक है, बाद में रमाबाई रानाडे ने वहाँ से क्या किया था? बम्बई में आर्य महिला समाज की एक शाखा स्थापित की थी, रमाबाई रानाडे, बम्बई में। ठीक है, तो ये दूसरा कथन भी हमारा क्या है? सही सुमेलित है कि पंडित रमाबाई सरस्वती आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। इलाबेन भट्ट स्वरोजगार महिला संघ यानी कि सेवा जो है उनका गठन किया था, तो ये भी सही है। इलाबेन भट्ट जो है वह स्वरोजगार महिला संघ यानी कि सेवा की स्थापना की थी और सेवा का उद्भव जो है 1920 में हुआ था। और अनुसुईया साराभाई, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से हुआ था। 1920 में कौन किया था सेवा का उद्भव? अनुसुईया साराभाई और महात्मा गांधी जो है मिलकर के किए थे, उनके द्वारा। इसमें कौन शामिल थे? तो टेक्सटाइल में जो लेबर थे उनका एसोसिएशन पूरा का पूरा शामिल था। किंतु 1972 में यह ट्रेड यूनियन के रूप में क्या हो गया कि पंजीकृत नहीं हो सका, क्योंकि इनके सदस्यों के पास कोई नियोक्ता नहीं था। ठीक है, तो ऐसे में उनको श्रमिक ही रहना पड़ा। 1974 में निर्धन सेवाओं को लघु स्तर के ऋण प्रदान करने के लिए सेवा बैंक, जो छोटे छोटे ऋण दिया जाएगा 1974 में, उनको सेवा बैंक जो है की स्थापना की गई। यह सरकार की एक पहल थी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट के रूप में इसको मान्यता दे दिया गया है अब सेवा बैंक को। तो 1974 में जो है वो सेवा संस्थान जो था उनको क्या कर दिया गया है? सेवा बैंक बना दिया गया। एक सेवा बैंक मतलब उनका एक शाखा सेवा बैंक बना गया, जो उनमें लघु ऋण मतलब छोटे स्तर पर जो ऋण है जो लघु उद्योगों के लिए दी जाती है, उनकी स्थापना की जाएगी। और ILO जो है इंटरनेशनल श्रम संगठन, ILO उनको क्या कर दिया? माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट के रूप में उनको मान्यता दे दी है। 38 नंबर में देखते हैं कि कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिनफ्लुएंसर को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो दोस्तों फिनफ्लुएंसर क्या होता है? जैसे आप हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो व्यक्ति होते हैं उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। तो जो फिनफ्लुएंसर है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, एक है फाइनेंस, ठीक है, और इन्फ्लुएंसर तो है ही। तो फाइनेंस प्लस इन्फ्लुएंसर है ना। तो जो फाइनेंस के क्षेत्र में इन्फ्लुएंस करता है उनको फिनफ्लुएंसर बोला जाता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग जो मुद्रा एवं शेयरों में निवेश के संदर्भ में परामर्श देते हैं उनको फिनफ्लुएंसर बोला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों का समूह जो मुद्रा और शेयर में जो निवेश करने के लिए है वो सहयोग करता है या परामर्श देता है, तो उनको हम लोग फिनफ्लुएंसर कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय लोग हैं जो शेयरों में निवेश के संदर्भ में सलाह एवं व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। ठीक है, इन विषयों में जैसे कि बजट बनाना, निवेश करना, संपत्ति खरीदना, क्रिप्टो करेंसी सलाह, वित्तीय रुझान ट्रैकिंग शामिल है, ये सब शामिल है इसमें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनचाहे स्टॉक्स की टिप्स देने वाले जितने भी अपंजीकृत निवेश सलाहकारों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ कंपनियों ने इन्फ्लुएंसर के माध्यम से अपने शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। ठीक है, इसमें कंपनी जो है ये भी करता है कि भाई आप इस कंपनी अपने आदमी को नियुक्त कर देगा और कहेगा कि आप जो है इस कंपनी में नियुक्त कीजिए, निवेश कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो इससे कंपनी को फ़ायदा होता है, उनको इन्वेस्टमेंट मिलता है।
भारत में प्रचलित चुनावी प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में विजयी प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये प्रणाली क्या है दोस्तों, तो इसमें जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीता हुआ घोषित है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि बहुमत मिले। बहुमत का मतलब होता है आधे से ज़्यादा, है ना। बहुमत का मतलब होता है 50+1 यानी कि आधे से ज़्यादा। लेकिन इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में आपको बहुमत की ज़रूरत नहीं है। यदि मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 में से सबसे ज़्यादा किसी एक को वोट मिला है तो वो जो है जीत जाएगा, चाहे उसका वोट 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इसे बहुलता प्रणाली के नाम से जाना था। जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाता है उसे क्या कर दिया जाता है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसको क्या मिले हैं, कुल मतों का बहुमत मिला हो, मतलब 50+1% का वोट मिला हो, ऐसा जरूरी नहीं। दूसरा हम कह रहे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एफपीटीपी प्रणाली संविधान द्वारा निर्धारित है। ठीक है, तो एफपीटीपी प्रणाली राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित है। तो ये गलत है दोस्तों कि एफपीटीपी प्रणाली जो है राष्ट्रपति के लिए नहीं है। ये साधारण जो जैसे कि अभी जनरल इलेक्शन हो रहा है भारत में, तो उनकी यही प्रणाली जो है वो एफपीटीपी प्रणाली है ना। इसमें जरूरी नहीं है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार हो उनको 50%+1 वोट मिले। किसी अभी देखिएगा तो अब राजनीतिक दल जो विजयी होता है उनको कितने वोट मिलते हैं, उनको 34%, 36%, 20%, 21%, 30%, इस तरह से वोट मिलते हैं। यानी कि बहुमत वोट तो हुआ 50%+1, लेकिन 50%+1 वोट नहीं मिलते हैं और कम ही वोट मिलते हैं, लेकिन वो विजयी हो जाते हैं। यही है एफपीटीपी प्रणाली। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्यों का चुनाव होता है उसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो उसमें जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन किया जाता है। इस प्रणाली में जो है किसी दल को उसी अनुपात में सीटें प्राप्त होती है जिस अनुपात में उसे मत मिलता है। तो जैसे मान लीजिए कुल वैध मत हो गया 100% हो गया, है ना। तो जो विजयी प्रणाली है उनको यदि 30% वोट मिला है तो जो 100 सीट है, मान लीजिए एक 100% वोट में 100 सीट है, तो 100 में से 30 सीट क्या मिलेगा, उस विजयी कैंडिडेट को मिलेगा, जो जीता है उसको मिलेगा। या कोई भी पार्टी हो, पार्टी ए है मान लीजिए, तो पार्टी ए को 30% मिला। पार्टी बी को यदि मान लीजिए 15% वोट मिला है तो बी को 15 सीट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है समानुपातिक प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आपको जिस अनुपात में वोट मिला है उसी अनुपात में आपको कुल सीटों की संख्या दी जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक जो इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है जो इजराइल और नीदरलैंड में है, और प्रत्येक दल को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोट है उसके अनुपात में सीट उनको दे देती है, जो यही प्रणाली है। ठीक है, जो इजराइल और नीदरलैंड में इस प्रणाली को फॉलो किया जाता है। दूसरा ये है कि दूसरा तरीका है जो अर्जेंटीना और पुर्तगाल में है। ठीक है, वहाँ क्या है कि जहाँ पूरे देश को बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में क्या कर दिया था, बांट दिया जाता है, कि बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया पूरे देश को, बहुत सारे सीट्स बना दिए। अब प्रत्येक पार्टी जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची को तैयार करता है कि भाई हम इस क्षेत्र में इस प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपनी पार्टी की तरफ से नामांकित करते हैं। ठीक है, तो प्रत्याशियों की एक सूची तैयार किया जाता है हर पार्टी जो है अपने क्षेत्र में, और जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना है। ठीक है, तो जितने निर्वाचन को चुना जाना है उतने ही नाम हर पार्टी अपने सदस्य को क्या करता है, एक सूची बना करके देता है कि हम इनको देते हैं, हम इनको देते हैं, हम इनको देते हैं। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है कि क्षेत्र जो है उस पार्टी के सदस्यों को वितरित कर दिया जाता है। एक दूसरा प्रणाली ये है। इन दोनों में आप देखेंगे तो मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि उनके प्रत्याशियों को। ठीक है, क्योंकि पहले में भी देखिए कि आप परसेंटेज वोट मिला और सीट मिला उसको, तो इसमें दल खड़ा होती है, प्रत्याशी नहीं। ठीक है, भारत में हमने क्या किया है कि प्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित पैमाने पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व को अपना लिया है। जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, और राज्यसभा में भी, और विधान परिषद जो जिन राज्यों में है वहाँ भी जितने भी चुनाव होते हैं, इन चारों चुनाव के लिए हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है, जिसका जटिल रूप है एक। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत द्वारा किसी भी पद के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं अपनाई गई है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब उत्तर क्या ढूंढना है हमको, इसमें से कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 जो है आपका सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा 2 और 3, बी आंसर। ठीक, 40 नंबर पे आते हैं। चालीस नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्र की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, राष्ट्र की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो कौन सा कथन जो है राष्ट्र की सर्वोत्तम व्याख्या करेगा, है ना। तो इसमें देखते हैं कि कह रहा है कि स्वाधीनता और राज्य का विचार, तो नहीं, ये राष्ट्र की बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वह मतलब है, स्वाधीन होना चाहिए, राज्य का विचार होना चाहिए, पर ये राष्ट्र इतनी पर समाप्त नहीं हो जाता है। एक संस्कृति, एक राज्य, चलिए हम लोग देखते हैं सीधे यहीं पर उत्तर में देख लेते हैं, तो हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, टाइम टेकिंग नहीं तो हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो राष्ट्र क्या है, बहुत हद तक जो है एक काल्पनिक समुदाय होता है, ठीक है, जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में क्या होता है, बांधा होता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक समुदाय है एक, जो अपने सदस्यों के साथ, ठीक है, सामूहिक विश्वास, आकांक्षा मतलब जितनी भी उनकी इच्छाएं हैं वो, और कल्पना जो है उनको जो है क्या करता है, एक साथ एक सूत्र में क्या करता है, यूनिटी में बांध के रखता है। ठीक है, तो विकल्प डी जो है इसका सही हो जाएगा। इस तरह का कथन जो है डी विकल्प में दिया है। अब कुछ खास मान्यता आधारित होता है राष्ट्र के लिए में, जिन्हें लोग क्या करते हैं, उस समुदाय के लिए करते हैं। जैसे कि साझा विश्वास है, तो एक राष्ट्र का अस्तित्व तब होता है जब उनके सदस्यों में को विश्वास होता है कि वे एक साथ है। एक होने की जो भावना है वो हमको राष्ट्र बनाता है, एक पहलू है ये। दूसरा है कि समान इतिहास, है ना। तो जो लोग खुद को राष्ट्र के रूप में देखते हैं कि हम एक हैं, तो उनका ऐतिहासिक पहचान की क्या भाव होगी, एक होगी, तो वो अपने आप को एक ही ऐतिहासिक पहचान की भावना रहते हैं और भावना में शामिल होते हैं। ठीक है, तो समान इतिहास को मानते हैं। क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसको अपना वो पहचान बनाता है। जैसे हम लोग कहते हैं हम भारतवासी, तो भारत हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र है जिनको हम लोग अपना मानते हैं कि ये हमारा राज्य क्षेत्र है, इन पर हम रहते हैं। साझा राजनीतिक आदर्श, जैसे कि हमारा लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, उदारवाद है, ये सब जो मूल्य और सिद्धांत है, ये हमारा सबका, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं भारत में, उन सबका क्या है, साझा राजनीतिक आदर्श है। समान राजनीतिक पहचान, साझा नागरिक मूल्य, ठीक है, जो हमारे संविधान में नागरिक मूल्य बनाया गया है वो हमारा क्या है, साझा है। राष्ट्र और राज्य संबंधित अवधारणा है किंतु भिन्न है, जैसा कि नीचे स्पष्ट है। राज्य का एक राजनीतिक संगठन है, ठीक है, राज्य और राष्ट्र में अंतर होता है ना। राज्य क्या है, एक राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन का मतलब हो गया कि एक राजनीतिक प्रणाली जो है हमारा, कि किस तरीके से शासन किया जाएगा, किस तरीके से हमारा प्रशासन चलेगा, कानून किस तरीके से बनाया जाएगा, न्याय किस आधार पर मिलेगा सबको, तो ये हमारा राज्य है ना। जो सरकार है वो हमारा राज्य है, ठीक है। राज्य मानव संघ का एक रूप है जो गठन के उद्देश्य के आधार पर सामाजिक समूहों से अलग होता है, ठीक है। राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, जैसे लोग हैं, वहाँ स्थायी रूप से जो निवासित समुदाय है वो लोग है। सरकार है, राज्य के तत्व में सरकार आते हैं, ठीक है। और कौन आते हैं, तो क्षेत्र आते हैं और उनकी संप्रभुता आती है। क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में हमको अपने नियम कानून अप्लाई करने हैं वो क्षेत्र आ जाएगा। संप्रभुता मतलब हमारे पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, ठीक है, अपने घरेलू मामले में भी, और हम किससे संबंध रखना चाहते हैं बाह्य रूप से, वो उनका भी हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो ये हमारा संप्रभुता होगी। 31 नंबर पे आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI को G7 के भीतर विकसित एक विचार की परिणति के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। कह रहा है GPAI को विकसित एक विचार की परिणति के रूप में विकसित किया गया है। इसे वर्ष 2020 में 15 सदस्यों के साथ आरंभ किया था। भारत GPAI का संस्थापक सदस्य। तो हम लोग देखते हैं 41 में क्या कर रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को G7 के भीतर जो है विकसित किया गया है और ये एक विचार के परिणति के रूप में जो है लागू किया गया है। तो कथन एक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। G7 का ही एक विकसित विचार है जिसको GPAI बनाया गया। इसे जून 2020 में 15 सदस्यों के साथ शुभारंभ किया गया था। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है कि AI से संबंधित प्राथमिकता जो है वह अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त गतिविधि जितने भी AI के साथ हो रही है, जैसे कि थ्योरी और व्यवहार के बीच जो है मौजूद अंतर को समाप्त करना है कि AI की थ्योरी क्या है और AI का व्यवहार क्या है, उनको समाप्त करना है। इनमें जो सदस्य हैं वो जैसे 25 देश क्या हैं इनके सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस,
जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कोरिया, गणराज्य, ये सब क्या है इनके सदस्य हैं। संस्थापक सदस्य जो हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य, सिंगापुर, स्लोवेनिया, ब्रिटेन। तो भारत भी इसका क्या है संस्थापक सदस्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों सही है, तो सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 42 में आते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों में अंधेपन और दृष्टि क्षीणता के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों सही है। ये हम लोग यदि क्या कॉमन सेंस से भी बात करें तो ये सही हो जाता है। लोगों में अंधेपन और दृष्टि के चिंता के मुद्दे पर जो है ध्यान आकर्षित करना है, लोग आंखों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके लिए विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। ठीक, दूसरा कथन कह रहा है कि वर्ष 2022 का विषय लव योर आइज था। तो ये सही है दोस्तों, वर्ष 2022 का जो मिशन था वो लव योर आइज था। तो पहला कथन तो सही है, बता दिया हमने। दूसरा कथन जो है 2020 में लायंस क्लब इंटरनेशनल जो है इसके शुरुआत की थी, और क्या अभियान चलाया था 2000 में? साइट फर्स्ट अभियान। ठीक है, साइट फर्स्ट अभियान जो है वह चलाया गया था किसके द्वारा? तो लायंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तब से इसे क्या कहता है? विजन 2020, यानी कि राइट टू द साइट, जो हमारा द राइट टू साइट, ये विजन 20 जो है इन योजना बनाया गया था। V20 योजना जो है 1999 में शुरू गई थी। किससे? तो WHO के सहयोग से शुरू किया गया था, और राष्ट्रीय अंधता निवारण एजेंसी जो IAPB है उनके द्वारा समन्वित किया गया था, उनके द्वारा तैयार किया गया था। 2022 का जो विषय था वो क्या था? लव योर आइज था। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, तो इसका उत्तर भी सी हो जाएगा। 43 की बात करते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी कि IRNSS, जिसको हम लोग नाविक भी कहते हैं, को भारत के साथ साथ इसकी सीमा से 1800 किलोमीटर तक, ठीक है, फैले क्षेत्र के उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति प्राप्त करने के लिए सेवाएं के लिए डिजाइन किया गया था। ये दोस्तों गलत कथन हो जाएगा, 1800 नहीं है, ये 1500 किलोमीटर तक जो है इनकी क्षमता है, जो बॉर्डर है भारत की उसके बाहर एलोंग देखने का। तो 1500 किलोमीटर तक ये क्या कर सकती है? देख सकती है, उसकी स्थिति और सब जो है डिजाइन वगैरह सब सारी चीज़ों की जानकारी ले सकती है कि वहाँ क्या एक्टिविटी हो रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या? नेविगेशन प्रणाली में 6 उपग्रह शामिल है। ये गलत है दोस्तों। तो इस उपग्रह प्रणाली, नेविगेशन प्रणाली में जो है 8 उपग्रह है अभी टोटल, लेकिन 8 में से एक जो है वह कार्य नहीं कर रहा है, तो उनको समाप्त कर दिया गया, तो 7 उपग्रह कार्यशील है। तो ये क्या है? ये भी दोस्तों गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो 7 उपग्रह प्रणाली इसमें समझो जो 24/7 काम करता है। कुल 8 उपग्रह था, जिसमें हालांकि 7 ही सक्रिय है, क्योंकि 3 जो है वो तुल्यकालिक कक्षा में जो है, जियो स्टेशनरी कक्षा में है, और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस कक्षा में है। और इनका आप देख सकते हैं आकार कि 3 जो है वो जियो स्टेशनरी कक्षा में है, और 4 क्या है? जियो सिंक्रोनस कक्षा में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस कक्षा में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नाविक सैटेलाइट है। ठीक है, 2 तरह की सर्विस ये प्रोवाइड करती है। कौन कौन? तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, ठीक है, जिनको हम लोग क्या करते हैं? पोजीशनिंग यानी GPS उस तरीके का काम करती है। और एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विस कहती है कि जो हमारा इनक्रिप्टेड होता है, जो सर्विस क्या करता है, कुछ मिलिट्री एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी जो हमारा है उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये दोनों तरह की क्या करती है? सेवाएँ प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे, 44 नंबर प्रश्न पे। उसमें कह रहा है कि प्रारंभ मिशन जो है, प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3, ठीक है, प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3 पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है, जिसमें 2.5 किलोग्राम का पेलोड भी शामिल है, जिसे कई देशों के छात्रों द्वारा क्या कर दिया है? विकसित किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर के जो सैटेलाइट बनाया है, उस मिशन का नाम है प्रारंभ। तो प्रारंभ मिशन में दोस्तों कि प्रारंभ मिशन का उद्देश्य जो है वह 3 पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है, जिसमें 2.5 किलोग्राम का पेलोड भी शामिल है, जिसे कई देश के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरे कथन में कह रहा है कि प्रारंभ मिशन और विक्रम-S रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप जो कंपनी है भारत का, वह इसरो तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण इन स्पेस के व्यापक समर्थन से, तो इन स्पेस और इसरो समर्थन किया है एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी को, जो स्पेस के क्षेत्र में स्टार्टअप है, उसके तहत बनाया गया है, उसके तहत शुरू किया गया है। तो विक्रम-S रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, जिसको इसरो के सहायता से और इन स्पेस के सहायता से जो है समर्थन प्राप्त से विकसित किया गया है। तो दूसरा कथन भी क्या है? सही है। अब जरा जान लेते हैं हम लोग विक्रम-S रॉकेट के बारे में। कह रहा है कि एक
चरणीय सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है जो 3 पेलोड ले जाएगा। विक्रम एस बहुत ही SSLV है, मतलब एक समझ लीजिए शॉर्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, SSLV की तरह ही है, जो एक चरण का है कि एक बार जाएगा और लियो में के नीचे में जो सब ऑर्बिट है हमारा उसमें रख करके चलाएगा, वो चलाएगा नहीं मतलब नष्ट हो जाएगा। सर्व ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है जो कक्षीय वेग से धीमी गति से चलते हैं तथा बाहरी अंतरिक्ष यान तक पहुंचने के लिए इसकी गति पर्याप्त होती है, किंतु पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रहने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों की विक्रम श्रृंखला में अधिकांश प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन में मदद करेगा। जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उनमें क्या करेगा, ये मदद करेगा विक्रम एस। स्काई रूट जो है कंपनी है, स्काई रूट के द्वारा विक्रम एस बनाया गया है जो विक्रम संस्करणों पर कार्य कर रहा है। विक्रम 1 को 480 किलोग्राम पेलोड के साथ जो है प्रमोचित किया गया है, जबकि विक्रम 2 को जो है वह 595 किलोग्राम के साथ, विक्रम 3 को 815 किलोग्राम के साथ जो है 500 किलोमीटर तक के कम झुकाव वाली कक्षा में प्रमोचित कर सकता है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 45 में देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में मानव प्राप्तकर्ताओं में गैर मानव ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण शामिल है। ठीक है, तो ये सही है दोस्तों कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ही होता है कि जानवरों से अंग लेकर के, ऑर्गन लेकर के मनुष्यों में लगाया जाना। तो ये सही है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जीनोम एडिटिंग है ना, हाल ही में सूकर से क्या किया गया है, मनुष्य के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया है। सूकर मतलब सुअर के हृदय से मनुष्य का प्रत्यारोपण किया गया है, मनुष्य में लगाया गया है। इसकी कोशिकाओं में मौजूद शर्करा है उसको हटाने के लिए जीन एडिटिंग को अपनाया गया था, जो अत्यधिक तीव्र अंग अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार है, तो उसको हटा दिया गया है जीन एडिटिंग करके। ठीक है, जीनोम एडिटिंग जो होता है वह टेक्नोलॉजी जो है जो वैज्ञानिकों को किसी भी जीव में DNA में को बदलने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। तो ये DNA को बदल सकता है, जीनोम एडिटिंग। ठीक है, अब इसका देखिए महत्व क्या है। इसका महत्व ये है कि यह इससे क्या होगा कि हमारा जो वैश्विक में अंगों की कमी है, जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए इतनी लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है, उनमें कमी आएंगी। ठीक है, और भारत में जैसे रोगियों को प्रतिवर्ष 25,000 से 30,000 लीवर का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है प्रति वर्ष, तो उसमें क्या होगा, हेल्प मिलेगा, सहायता मिलेगा। किंतु केवल लगभग 1500 ही उन्हें प्राप्त हो पाते हैं। 25 से 30 का ज़रूरत है और 1500 ही उनको मिल पाता है। ठीक है, तो शुगर को तेज़ी से लोकप्रिय विकल्प बन रहा है कि अब जो है उनका भी लीवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जैसे हार्ट का किया गया है। तो शुगर अंग जो है प्राप्ति हेतु प्राइमेट जो इंसान है उसकी तुलना में, कह रहा है प्राइमेट की तुलना में अधिक सुलभ होते हैं, क्योंकि उन्हें पालना आसान है और यह 6 माह में ही वयस्क आकार का प्राप्त कर लेता है। तो शुगर जो है बहुत ही उनको पालना आसान है और 6 महीने में वो क्या हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, इसीलिए जो है शुगर का अंग लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका तीनों कथन सही है, 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन में सी। 45 का। 46 में आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन वर्ष 2008 में चंद्रयान 1 के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के त्रिआयामी मानचित्रण एवं खनिज मानचित्रण करना था। तो ये कथन सही है दोस्तों। हमारा जो चंद्र मिशन है वह 2008 में शुरू हुआ था और इसका जो उद्देश्य था वो था चंद्रमा का 3 डायमेंशनल जो है वह इमेज बनाना और चंद्रमा पे खनिज क्या क्या है उनका पता लगाना और कहाँ कहाँ है ये पता लगाना। तो ये जो हमारा है पहला कथन वो सही है। चंद्रयान 2 में तीनों चीज़ था, एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल था, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। ठीक है, उसका रिसर्च करना था, तो ये भी सही है दोस्तों। चंद्रयान 3 में कह रहा है कि लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान पेलोड चंद्रयान 2 के ही समान था, तो ये भी दोस्तों तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल था, जिसका लक्ष्य जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करना था, रिसर्च करना था वहाँ पे। और चंद्रयान 2 को किससे भेजा गया था, तो GSLV Mark 3 M1 से भेजा गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 जिसको LVM-3 बोलते हैं उसको LVM-3 M1 से भेजा गया था। यद्यपि लैंडर और रोवर की चंद्रमा की सतह पर क्या हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, किंतु ऑर्बिटर जो है वह सफलतापूर्वक डाटा एकत्र करता रहा। ऑर्बिटर जो है अपने अक्ष में घूमता रहा, लेकिन लैंडर के अंदर में ही रोवर होता है, तो लैंडर जो है वो क्रैश कर गया था। चंद्रयान 3 की बात करें तो भारत तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर यह लैंडिंग का दूसरा प्रयास था, जो सॉफ्ट लैंडिंग का था वह दूसरा प्रयास था। 2 में जो वहाँ पे हम लोग फेल हो गए थे लैंडिंग में। ठीक है, उसको जो है लैंडर मॉड्यूल, LM प्रोपल्सन मॉड्यूल और PM और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए आवश्यक कई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है।
ठीक है। साथ ही इससे चंद्रमा उद्देश्यों में जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना शामिल है। चंद्रमा पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग करना, कि जहाँ पे जो उतरेगा वो वहाँ पे वैज्ञानिक प्रयोग करना शामिल है उसमें। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान जो है चंद्रयान 2 के मिशन के ही समान है, तो तीसरा कथन सही है। 47 में देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC एक अंतर सरकारी निकाय है जो वैश्विक रूप से मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को और सुदृढ़ करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही है। पहला कथन सही है। UNHRC जो है वो मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत जो है कि एक अंतर सरकारी निकाय है जो वैश्विक रूप से मानवाधिकारों के प्रचार, संरक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो पहला कथन सही है। दूसरा में कह रहा है कि NHRC की स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, तो दूसरा भी कथन सही है। NHRC की जो स्थापना हुआ 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो की गई थी, तो और इसने जो है क्या किया था, तो मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र का जो आयोग था उसका स्थान लिया था। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या है, सही है। पहले मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का जो है वह आयोग था, संयुक्त राष्ट्र आयोग था, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, ये नाम से एक संस्था थी, तो उनका स्थान अब ले लिया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ठीक है, यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जो OHCHR है, मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, और यह इसका सचिवालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो कि इसमें कह रहा है कि पेरिस में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य कह रहा है कि यह 47 सदस्य संयुक्त राष्ट्र देशों को मिलकर निर्मित है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो 47 संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य देश है उनसे निर्मित है यह, और UNGA द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें केवल 2 कथन सही होंगे। ठीक, 48 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, की स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। तो बाकी सब तो सही है। NCRB की स्थापना जो है 1986 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी, लेकिन मुख्यालय मुंबई में नहीं है, मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो ये कथन जो है क्या हो जाएगा, सही है हमारा, कि यह जो है 1985 में गृह मंत्रालय का जो टास्क फोर्स था उसके और राष्ट्रीय पुलिस स्थापना दिवस पुलिस आयोग जो है राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो है उनके सिफारिश पर की गई थी NCRB की स्थापना। तो ये कथन दूसरा सही है। तो केवल 2 इसका उत्तर होगा, 1 सही नहीं है, 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन देखें तो केवल 2 जो है इसका ये उत्तर होगा। जब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो कह रहा है NCRB का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1946 में किसके अंतर्गत हुआ था, तो होम मिनिस्ट्री के तहत गृह मंत्रालय के अंतर्गत हुआ था। अपराध और अपराधियों से संबंधित जितना भी डेटा होता है उनको संरक्षित रखने के लिए, उनका आकलन करने के लिए NCRB की स्थापना की गई थी। ठीक है, ताकि पुलिसिंग में क्या हो, मदद हो सके। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग, ठीक है, और गृह मंत्रालय का जो टास्क फोर्स था उसके तहत की गई थी, 1985 में की गई थी। ठीक है, सिफारिश की गई थी। 77 से 81 तक राष्ट्रीय पुलिस आयोग कार्य कर रहा था, तो इन दोनों को सिफारिश पर एक ही कंबाइंड संस्था NCRB बना दी गई। NCRB देश भर में अपराध के क्या करता है, वार्षिक व्यापक आंकड़े जो है एकत्र करता है, जो भारत में अपराध है उनकी रिपोर्ट जारी करता है। वर्ष 1953 से प्रकाशित होने वाली यह रिपोर्ट देश भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, साधन के रूप में कार्य करती है। इसी से पता चलता है कि कहाँ क्राइम ज़्यादा है और कहाँ क्राइम रेट कम है, कहाँ की पुलिसिंग कितनी अच्छी काम कर रही है। 49 की बात करें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। योजना का नाम दिया है और मंत्रालय का नाम दिया है, इसमें हमें सुमेलित करना है कि कौन योजना किस मंत्रालय के तहत है, क्या वो सही है। तो पहला है कि किरण कह रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत है, तो पहला ये सही है। किरण जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत है। इस योजना में क्या है, तो चिंता जो डिप्रेशन होता है, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद स्ट्रेस, टेंशन और अवसाद, डिप्रेशन, आत्मघाती जो विचार आते हैं या अन्य जो मानसिक रोग हैं उनसे संबंधित क्या है 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन जो है बनाया गया है, जिसका नाम है किरण। तो इसको आरंभ किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के तहत जो है बनाया गया है। किसके, कौन सी मंत्रालय, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो पहला कथन तो हमारा पहला जो कॉलम मैच है वो सही सुमेलित है। मनोदर्पण कहलाए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,
तो ये गलत है। मनोदर्पण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत नहीं किया गया है, ठीक है। मनोदर्पण जो है वह शिक्षा मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 में जो छात्रों के और उसके परिवार के सदस्यों या शिक्षकों को जो मानसिक स्वास्थ्य और हुआ था या उनके, तो उनसे संबंधित है ये कि उनके डिप्रेशन वगैरह सब जो भी उनको मानसिक अवहेलना या क्या बोल सकते हैं, मानसिक प्रताड़ना या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करते थे, उनके कल्याण के लिए जो है मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना जो है इस मिशन का उद्देश्य था मनोदर्पण का, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का था। तो ये गलत हो जाएगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नहीं होगा, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको ऐसे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। तो सुगम्य भारत अभियान का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो ये कथन सही है। सुगम्य भारत में जो विकलांग है, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए सामाजिक वातावरण तैयार करना, ताकि उनको चलने या कहीं भी जाने आने में, ट्रेन में, किसी भी सार्वजनिक जगह पर उनको रुकने में, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने में, जैसे टॉयलेट वगैरह सब का इस्तेमाल करने में दिक्कत ना हो, इस तरीके से चीज़ों को बनाया जाए, उनके सुविधाओं को ख्याल रखते हुए। जैसे कि स्लाइडर बनाया जाए, स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए स्लाइडर बनाया जाना, लिफ्ट बनाया जाना, ये सब जो है दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं शुरू की गई। तो 2022 में जो है इनका 7 साल हो गया था, 2023 में 8 साल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इस वजह से ये चर्चा में है, ठीक है। अतः 3 क्या है, सही सुमेलित है। तो 2 सही सुयोग में सही सुमेलित है, तो 20 का उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर पे आते हैं। 50 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 47 कह रहा है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है, ठीक है। अनुच्छेद 47 कह रहा है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और ऐसा इसमें दिया हुआ। तो अनुच्छेद हम लोग 47 में देखते हैं, तो सही सुमेलित है। अनुच्छेद 47 कह रहा है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, तो ये सही है। अनुच्छेद 43A की बात करें तो कह रहा है समान न्याय को प्रोत्साहन देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, तो अनुच्छेद 43A गलत है। अनुच्छेद 43A में जो है वह है उद्योग के प्रबंधन से संबंधित श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, और उसके लिए क्या करेगा, राज्य कदम उठाएगा। तो ये अनुच्छेद 43A गलत है। अनुच्छेद 43 में क्या है कि ये DPSP का हिस्सा है, ठीक है ना। ऊपर में लिखा भी है DPSP, नहीं दे सकता। तो उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उसके लिए राज्य को कदम उठाना है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अनुच्छेद 40 में कह रहा है कि ग्राम पंचायतों को संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना, और आवश्यक शक्ति भी उनको प्रदान किया जाएगा और अधिकार भी दी जाएगी, तो ये सही है, ठीक है। 40 सही है। 45 में क्या है, सभी बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु के पूरी करने तक जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल शिक्षा प्रदान करना, तो अनुच्छेद 45 सही है। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान, जिसको हम लोग आंगनवाड़ी कहते हैं, वो इसी अनुच्छेद के तहत चलाया जा रहा है। अनुच्छेद 45 को निर्धारित की जा रही है। तो 3 इसका क्या है, सही हो जाएगा 3, यानी कि सी। 51 पे बात करते हैं। तो 51 जो प्रश्न है वो आते हैं उस पर। कह रहा RBI की चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। LAF का उपयोग आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान किसी भी दीर्घकालिक नकदी की कमी को हल करने में बैंकों की सहायता के लिए किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद कह रहा है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर की चल निधि समायोजन सुविधा के लिए मौद्रिक नीति उपकरण है, ठीक है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो है RBI की जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है, LAF है, उसके लिए मौद्रिक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है वो। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहले LAF देख लेते हैं हम लोग। LAF क्या है, देखिए LAF जो है वो क्या है, भारत में RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है, ठीक है, जिसके माध्यम से यह बैंकिंग प्रणाली में क्या किया जाता है कि जो भी लिक्विडिटी है, जैसे कि कभी ब्याज रेट कम करना, ज़्यादा करना, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको RBI क्या करती है, अपना बैंक रेट कम करके जो है उसको वापस कर लेती है बढ़ा करके। तो इस तरीके से या कम ज़्यादा करके जो है क्या करती है, वो मार्केट में पैसा ट्रांसमिट करती रहती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चल निधि समायोजन सुविधा, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। तो RBI ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर नरसिंघम कमेटी का जो है वर्ष 1998 के परिणाम स्वरूप जो LAF की शुरुआत की थी। तो इसकी जो सिफारिश की थी वो कौन सिफारिश किया था, तो नरसिंघम समिति जो है 1898 में इसकी सिफारिश की थी, ठीक है, और उसी के तहत यह किया गया था। तो LAF का उपयोग आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान या उसके नियंत्रण से पूरे क्षमताओं के कारण होने वाले किसी अन्य प्रकार के तनाव से होने वाले किसी भी अल्पकालिक नकदी की कमी को हल करने में बैंकों की सहायता के लिए किया जाता है। तो कह रहा है कथन 1 गलत है। तो कथन में कह रहा है क्या कि LAF का उपयोग आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान किसी भी दीर्घकालिक नकदी, है ना, ये दीर्घकालिक नकदी के लिए नहीं, तो
अल्पकालिक के लिए, तो इसीलिए ये कथन, पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एल आपके दो घटक है, रेपो यानी पुनर्खरीद, रीपरचेजिंग कहते हैं हम लोग उसको, और समझौता, और रिवर्स रेपो मतलब क्या है, पुनर्खरीद, मतलब रिखरीद का भी पुनर्खरीद। तो रिवर्स रेपो में क्या होता है कि बैंक जो है अपना पैसा जमा करती है और बैंक को ब्याज देना पड़ता है, किसको, आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई बैंक को ब्याज देती है। और रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक खरीदती है, पैसा लेती है किससे, ब्याज लेती है किससे, तो आरबीआई से, ठीक है। सॉरी मैं दोनों में एक ही बात मैं बोल गया कि इसमें जो है आरबीआई ब्याज लेगी बैंक से रेपो में, ठीक है। देखिए, जब बैंकों को अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैसा नहीं होता, पैसा कम पड़ गया बैंक के पास अपनी बैंकिंग चलाने के लिए, तो वो क्या करता है, रेपो के माध्यम से आरबीआई से कर्जा ले लेता है। आरबीआई से कर्जा लिया है तो आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा, लोन देगा बैंक को, तो बैंक को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस दर पे वह ऋण लेता है उसको रेपो दर कहा जाता है। जब बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया तो वो उतना पैसा बैंक का तो अपने पास रखेगा नहीं, तो वो आरबीआई को दे देता है। तो आरबीआई को देता था, अब कौन देगा ब्याज, तो रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई को दे देता है, तो अब देगा कौन, तो आरबीआई अब उसको ब्याज देगा, ठीक है। तो ये रिवर्स रेपो रेट पर चलता है इस तरीके से। अब आते हैं वोस्ट्रो खाते के संबंध में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। तो वोस्ट्रो खाते का संबंध क्या होता है, देखिए वोस्ट्रो खाता क्या होता है कि विदेशी बैंकों में घरेलू बैंक में खाता खोला जाता है, घरेलू बैंक में, ठीक है। विदेशी खाता जो है, विदेशी बैंक का खाता जो है वो घरेलू बैंक में खोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि रूस है, तो रूस के किसी बैंक का खाता जो है वह भारत में खोला जाएगा, और भारत में जो खोला जाएगा वो रुपया में खोला जाएगा, और रूस में जो खाता खोला जा रहा है वह वहाँ का रूबेल है करेंसी, तो रूबेल में खोला जाएगा, ठीक है। अब एक आदमी ए रहता है रूस में और बी रहता है कहाँ पे, भारत में, ठीक है। ए को मान लीजिए कि कुछ पैसा भारत भेजना है, तो ए क्या करेगा, वहाँ पर इस अकाउंट में पैसा भेज देगा, इस बैंक में, ए के बैंक में भेज देगा, जितना भी रूबल उसके पास होगा इसमें देगा। अब उस बैंक से पैसा आ जाएगा भारत में, भारतीय करेंसी में, और बी क्या करेगा, उतना ही पैसा जो है, जो उतना भारतीय करेंसी में जितना होगा वो बी बैंक से ले लेगा, ठीक है, भारत में ले लेगा। तो यही जो सुविधा है, यही को वोस्ट्रो नोस्ट्रो खाता कहते हैं। तो ए जो है, ए का खाता जो बी में आ गया, ठीक है, वहाँ के करेंसी में, और बी का खाता एक तरह से ए में चला गया, ठीक है। तो यही है वोस्ट्रो। वोस्ट्रो का मतलब होता है कि जो विदेशी बैंक है उसका खाता हो गया भारत में, और भारत के रुपये में हो गया, घरेलू करेंसी में हो गया, तो ये वोस्ट्रो अकाउंट हो गया। और भारत का यदि मान लीजिए बी को भेजना है ए के पास, तो बी का हो जाएगा उस तरह से नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो उस देश में विदेशी करेंसी में जो है, विदेशों में यदि खाता खोला जा रहा है तो ये नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। तो पहला हम कह रहे हैं यह एक घरेलू बैंक में खोला गया एक विदेशी बैंक का खाता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, घरेलू बैंक का खोला, घरेलू बैंक में जो है यानी कि भारत के बैंक में रूस के बैंक का खोला गया खाता है, रूस के जगह पे कुछ भी कोई भी देश हो सकता है, तो उसका खोला गया खाता है। तो ये पहला कथन क्या है, सही है। अब इस खाते से लाभ क्या है, देखिए वो नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट एक ही बैंक के खाते होते हैं, ठीक है। ये जो खोला गया है ना रूस में और भारत में, ये रूस में खोला गया अकाउंट जरूर है, लेकिन भारत के ही बैंक में खोला गया है, भारत का ही शाखा वहाँ पे है, ठीक है, जो उसी करेंसी में उसको पैसा देगा, और यहाँ से रुपये में जो अपनी करेंसी है उसमें ले लेगा। तो करेंसी ट्रांसफ़र करने का इसमें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो लैटिन भाषा में वोस्ट्रो का क्या होता है कि आपका होता है, मतलब वोस्ट्रो का मतलब कि आपका अकाउंट मेरे पास है, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। तो वोस्ट्रो आपका दिल मेरे पास है, और नोस्ट्रो हमारा दिल आपके पास है, ठीक है, इस तरीके से। बैंक, तो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो एक ही बैंक खाते का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन शब्दों का उपयोग तब किया जाता है जब एक बैंक दूसरे बैंक का पैसा जमा होता है, एक बैंक में दूसरे बैंक का पैसा जमा होता है, तब जो है इस अकाउंट का चर्चा किया जाता है, ठीक है। और देखिए नोस्ट्रो और वोस्ट्रो का उपयोग प्रत्येक बैंक द्वारा रखे गए लेखांकन रिकॉर्ड, जो ऑडिटिंग रिकॉर्ड होता है, ऑडिटर, उसको दो सेटों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। इसमें नोस्ट्रो शब्द हमारा होता है, जैसे हमारा पैसा जो आपके बैंक में जमा होता है, नोस्ट्रो अभी बताया ना कि हमारा दिल आपके पास है, तो यहाँ दिल के जगह पे पैसा, लेकिन हमारा पैसा आपके बैंक में है, ठीक है, नोस्ट्रो। वोस्ट्रो का मतलब हो गया आपका, तो आपका पैसा हमारे पास है, आपका दिल हमारे पास है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। नोस्ट्रो खाता उस देश की मुद्रा में रखा जाता है जहाँ पैसा जमा किया जाता है। तो अभी बताया हमने कि नोस्ट्रो खाता क्या है कि रूस में मान लीजिए अकाउंट है, तो रूस में अकाउंट है तो क्या हो जाएगा, वहाँ का जो रूबेल है उस रूबेल में ही जो है ये क्या करेगा, अपना पैसा जमा करेगा, ठीक है। और यहाँ हमारा करेंसी क्या है, रुपया है, तो हम क्या करेंगे, रुपये में करेंसी निकालेंगे।
तो वोस्त्रो नोस्त्रो खाता प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान को सुविधाजनक बनाना। अब देखिए इससे सुविधा ये होगा कि मान लीजिए रूस को हम कोई सामान बेचते हैं और रूस हमको पेमेंट करेगा, तो रूस को हम सामान बेचेंगे, हम इधर सामान से भेज देंगे, लेकिन पेमेंट जब करेगा वो तो रूबल में करना चाहेगा, हमको तो रूबल नहीं चाहिए, हमको तो रुपया चाहिए, तो वो वहाँ पे अपना रूबल पे कर देगा, हम यहाँ पे रुपया ले लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ना उनको परेशानी होगी पेमेंट करने में, ना हमको परेशानी होगी पेमेंट रिसीव करने में। तो दूसरा कह रहा है, इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं। वस्त्रों खाते का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निपटान को सुविधाजनक बनाना। तो ये सही है। वस्त्रों खाता उस देश के मुद्रा में रखा जाता है जिस देश में पैसा जमा होता है, तो ये भी सही है। जिस देश में पैसा जमा होता है उसी मुद्रा में रहेगा वो, लेकिन जहाँ से निकालेगा वो उसी करेंसी में निकालेगा। ठीक है ना। 53 में कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIF, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NIF कह रहा है कि एक सरकार समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए की गई है। ठीक है, तो ये सही है, दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए की गई है, तो ये पहला कथन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम कह रहे हैं NIF विदेशी निवेशकों द्वारा कोई योगदान नहीं है। इसमें कह रहा है विदेशी निवेशकों द्वारा कोई योगदान नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कि क्यों गलत होगा? क्योंकि NIF में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 49% हिस्सेदारी है NIF में भारत सरकार की, एवं शेष हिस्सेदारी जो है वो विदेशी का और घरेलू निवेशक के पास है। तो विदेशी निवेशक के पास 1% भी है, 0.1% भी है, तो है तो मतलब ऐसा हमने दिया तो है। तो केंद्र की ये महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ NIF को भारत का क्या है? अर्ध संप्रभु धनकोष बनाया गया, यानी कि क्वासी सोवरेन वेल्थ फंड माना जाता है ये, क्योंकि इसमें विदेशी निवेशक भी हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, वर्तमान में NIF 3 फंडों का कोष है, जैसे मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। तो कह रहे हैं 3 फंड इसमें शामिल हैं, तो तीनों क्या है? ये सही है। तो दूसरा कथन गलत है दोस्तों, तो ये गलत है। जैसे कि 51% शेयर के लिए कौन है? NIF, ADII, टेमासेक, ओंटारियो टीचर्स, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सुपर, और जैसे बड़े वैश्विक संस्थागत भी निवेशक इसमें है, और ऑल इंडिया इन्वेस्टमेंट बैंक भी है इसमें, जैसे कि HDFC, कोटक महिंद्रा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब जो इंडियन है वो तो है ही। NIF में 3 फंडों का माध्यम बना है, जैसे NIF मास्टर फंड। मास्टर फंड में क्या है कि बुनियादी ढांचे और परिचालन परिसंपत्तियों के लिए जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ देश में प्रतिबद्धताओं और 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पूल के साथ भारत में सबसे बड़ा अवसंरचना कोष है। इसका लक्ष्य आकार जो है वह 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ठीक है, मास्टर फंड का जो टोटल साइज है वो कितना है? 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का साइज है। NIF में फंड्स ऑफ फंड्स कितना है? फंड्स ऑफ फंड का मतलब हो गया कि आप किसी फंड के लिए कोई फंड बनाया, उसको भी फंड करने के लिए कोई और सा फंड आ गया। ठीक है, तो इस तरह को फंड्स ऑफ फंड्स कहते हैं। तो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य का आकार है इसका, जिसमें 600 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता दी गई है। स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड देखें, ये भी शामिल है इसमें। बड़े पैमाने पर व्यवसाय और ग्रीनफील्ड परियोजना। ग्रीनफील्ड परियोजना जानते हैं दोस्तों, जो नई परियोजना शुरू की जाती है सरकार के द्वारा, जैसे मान लीजिए कहीं पर हाईवे बनना है, तो वहाँ कोई हाईवे पहले से ना हो, बिल्कुल नई हाईवे यदि बन रही है, बिल्कुल भी नया पुल बन रहा है जहाँ कोई पुल पहले से ना हो, तो वो हमारा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है। लेकिन यदि पुराने को मरम्मत करके हम नया बना रहे हैं तो वो हमारा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ब्राउन फील्ड परियोजना कहलाता है। तो 2 तरह की परियोजना हो गई, एक हो गई ग्रीन फील्ड और एक हो गई ब्राउन फील्ड। ठीक है, ग्रीन मतलब हो गया कि एकदम नई परियोजना, और ब्राउन फील्ड का मतलब हो गया कि हमारा जो पहले से है उसको मरम्मत करके फिर से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो ब्राउन फील्ड परियोजना। तो तीसरा कथन हमारा क्या है? सही है। तो 2 स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, तो 20 का उत्तर हो गया। 54 की यदि बात करें तो 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबार में भारतीय रुपये का हिस्सेदारी 1.7% है। ठीक है, तो भारतीय रुपये की हिस्सेदारी जो है वैश्विक मुद्रा बाजार में जो कारोबार, डॉलर की हिस्सेदारी कितनी है? 88.3% है। यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग का स्थान है। इसके बाद भारत की हिस्सेदारी कितना है? तो 1.7% है, जो अंतर्राष्ट्रीय टैग पाने के लिए मुद्रा को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसका मतलब हो गया कि हमको अभी और चाहिए, इसमें योगदान चाहिए, IMF में और हिस्सेदारी चाहिए, और मुद्रा हम इसमें लगा सके, तब जा करके जो हम क्या होगा कि हमारा मुद्रा जो है, रुपया जो है वह अंतर्राष्ट्रीय हो पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा में कह रहा है भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने है तो धीरे धीरे मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो ये भी क्या है दोस्तों? सही है। भारत को जो है अपना ध्यान केंद्रित कर सीमा पार लेन देन के लिए मुद्रा, भारतीय व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है। मुद्रा की
इससे लाभ होगा ना, मुद्रा हमारा अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम पेमेंट कर पाएंगे अपनी मुद्रा में। ठीक है, अभी हमको डॉलर में करना होता है, तो ये सब लाभ होगा, तो अपनी मुद्रा में कर पाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, सुविधा होगा, हमें जो है एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा एक्सचेंज में, बल्कि व्यापार की बेहतर समृद्धि को भी सक्षम बनाती है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारतीय व्यापार के बढ़ने की संभावना में सुधार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। 55 में की बात करें तो कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में नरसिंघम कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो दोस्तों ये क्या है, सही है, 1975 में जो है नरसिंघम समूह की सिफारिशों के आधार पर जो है की गई थी। तो हमारा जो है पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आरआरबीज को अपने कुल ऋण का 95% प्राथमिकता के क्षेत्र में के रूप में प्रदान करना होता है। तो जितना कुल ऋण देता है उसमें 95%, तो ये गलत है दोस्तों, 95% नहीं है, 75% जो है प्राथमिकता के क्षेत्र में देना होता है। तो ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र और राज्य सरकार की योजना कह रहा है 50% है, तो ये भी दोस्तों गलत है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना 50% नहीं है, राज्य सरकार इसमें कितनी है, 50% है। इसके बाद प्रायोजक बैंक के पास जो है वो 35% है। ठीक है, सॉरी, केंद्र सरकार के पास कितना है, 50, 3 हिस्सेदारी है इसमें, ये जो है वो केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। इसके बाद 15% जो है वो किसकी है, तो 15% जिस बैंक के तहत आरआरबीज को चलाया जा रहा है, ठीक है, उस बैंक की है, यानी कि बैंक की होगी। और 35%, सॉरी फिर से गलत हो गया, देखिए 50% किसका है, तो केंद्र सरकार का है। इसके बाद राज्य सरकार किस में है, तो 15% में राज्य सरकार है, और 35% उस बैंक की है। ठीक है, तो 50, 15, 35 के लिहाज से चलाया जा रहा है, यानी कि 50% केंद्र सरकार की, 15% जो है वो किसकी, तो उस स्टेट की, जिस स्टेट सर्ग में वो क्षेत्रीय बैंक है। और 35% किसका, तो 35% उस बैंक का जिस बैंक के तहत चलाया जा रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही हो जाएगा 55 का। 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार रणनीति में एलिसोरिंग का प्राथमिक उद्देश्य है। रणनीति के रूप में कह रहा है कि एलिसोरिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो एलिसोरिंग का प्राथमिक उद्देश्य है उन देशों से दूर व्यापार में विविधता लाना जो भू राजनीतिक जोखिम पैदा करते हैं। ठीक है, तो अभी इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि अभी देखिए कि अमेरिका में जो है या फिर विश्व दुनिया में देखें तो भू राजनीतिक संघर्ष बहुत ही तीव्र हो गई है, बहुत ही तेजी से चलाया जा रहा है। हाल ही में जो अमेरिकी राजकोष सचिव में जो है भू राजनीतिक जोखिम वाले देशों से दूर व्यापार में विविधता लाने के लिए फ्रेंड शोरिंग, ठीक है, पर जोर दिया है। एलिसोरिंग क्या होता है, एलिसोरिंग ऐसी सामरिक रणनीति है जहां एक देश अपने मूल्यों को साझा करने के लिए करने वाले देशों से कच्चे माल, घटकों और यहां तक कि निर्मित वस्तुओं को भी प्राप्त करता है। ठीक है, उसको एलिसोरिंग कहते हैं। आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता के लिए जो है खतरा माने जाने वाले जितने भी देश हैं उनसे क्या होता है, निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए उसको एलिसोरिंग फ्रेंड शोरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसी एलिसोरिंग को फ्रेंड शोरिंग भी कहा जाता है कि जहाँ पर भू राजनीतिक खतरा ज़्यादा है वहाँ से व्यापार कम करना। रूस ने लंबे समय से खुद को एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में क्या हो गया कि उसने यूरोप के लोगों के खिलाफ जो है गैस का हथियार बना लिया। और इस बात का उदाहरण है कि कैसे रूस जो है वह दुर्भावनापूर्ण अभिकर्ता के लिए कह रहा है कि ये किया है, तो अपने बाजार का उपयोग किया है रूस अमेरिका से लड़ने के लिए। तो इसीलिए जो है फ्रेंड शोरिंग या एली शोरिंग कहा कि करेंगे, इसका मतलब हो गया कि हम और सोर्स करेंगे, और सोर्स से भी कर देंगे, किसी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी एक भी चीज़ के व्यापार के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अगला जो 57 नंबर सवाल है उस पर देखते हैं हम लोग। तो 57 नंबर कह रहा है कि अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल जीएम फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जीएम फसल के संदर्भ में कह रहा है विचार करने के लिए, यह एक शाकनाशी सहिष्णु, ठीक है, सरसों की किस्म है, जिसका अर्थ है कि जीएम सरसों की फसल के साथ जड़ी बूटियां और खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। तो ये दोस्तों सही नहीं है पहला कथन, क्योंकि इसमें उगते हैं पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अनुवांशिक रूप से संशोधित है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकनाशी सहिष्णु सरसों कहते हैं। इसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, इनके जीन में संशोधन किया गया है। और क्या संशोधन किया है कि जितने भी ये फसलें हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड के प्रति क्या है, वह सहिष्णु है। इसके लिए उसका खतरा नहीं होगा, जो आसपास के खरपतवारों को क्या कर देगा, नष्ट कर देता है। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं उगेंगे, ठीक है, नहीं उगेंगे वाली बात नहीं है, उगेंगे पर क्या होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, फसल को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो फसल की रक्षा होगी। तो इसीलिए के कथन क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान देना है इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे। कह रहा है कि इसमें से 2 विदेशी जीन है, जैसे बोर्नोज और बारस्टार, जो बैसिलस और एमाइलोलिफिकेशियंस, ठीक है, एमाइलोलिक फेशियंस नामक मृदा जीवाणु से किए गए हैं। तो ये दोस्तों दूसरा सही है, बैसिलस और एमाइलोलिफिकेशियंस नामक मृदा जीवाणु से अलग किया गया है, ठीक है। कह रहा है यह भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकता है और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद कर सकता है। तो ये भी दोस्तों सही है, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ेगा, तेल का उत्पादन बढ़ेगा, तो तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है हम उसमें कम जो है रख सकते हैं। यह उच्च उपज देने वाली वाणिज्यिक सरसों संकर किस्मों के प्रजनन को सक्षम बनाता है। तो ठीक है, उपज होगा तो ये भी सही है। तो तीसरा कथन जो है, तीनों कथन सही है, एक गलत है, तो 3 कथन इसमें सही हो जाएगा, ठीक। 58 में कह रहा है कि वस्त्र पाटन पटोला, ठीक है, एक कपड़ा है दोस्तों, कौन क्या नाम है उसका, पाटन पटोला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गहरा विचार कीजिए। कह रहा है इसे राजस्थान से भौगोलिक संकेतक जिया टैग मिला है पाटन पटोला को। तो देखते हैं, कह रहा है हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में इटली के प्रधानमंत्री को पाटन पटोला शॉल उपहार में दी थी, ठीक है। G20 में जो है पाटन पटोला शॉल जो है उपहार में दिया गया था। और पटोला एक द्विइकत बुना हुआ कपड़ा है जो आमतौर पर पाटन उत्तरी गुजरात में रेशम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तो ये रेशम से बनाया जाता है उत्तरी गुजरात में। और इस कपड़े को बुनने के लिए पहले ताने या बाने को बांधने और रंगने की एक विधि है, पहले उसको रंगा जाता है, फिर रंगने के बाद बुना जाता है, बुन के कपड़ा रंगा नहीं जा रहा है, ठीक है। 2013 में इसको भौगोलिक संकेतक जिया टैग प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए अभिन्न प्राप्त नहीं हुआ है, 2013 में ही भौगोलिक संकेतक इसको मिला था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये राजस्थान की नहीं, सॉरी, जिया टैग तो मिला हुआ है लेकिन राजस्थान की नहीं, ये गुजरात की है। कहाँ की, तो गुजरात की है, तो ये पहला कथन गलत हो जाए। दूसरा हम कह रहे हैं कि अजंता की गुफाओं की चित्रकारी पटोला की टाई तकनीक से मिलती जुलती है, ठीक है। तो दूसरा कथन सही है, अजंता की गुफाओं 11वीं सदी की है, उसमें जो अजंता की गुफाओं में पटोला की प्राचीन चित्रित है वह मिलती जुलती है, टाई तकनीक से मिलती जुलती है। टाई डाइंग जो है वो नॉट डाइंग, टाई डाइंग और नॉट डाइंग की बहुत जटिल एवं कठिन तकनीक द्वारा बनाया जाता है, जिसको बांधनी प्रक्रिया कहते हैं, और इसके माध्यम से किया जाता है। तो ये दोनों कथन सही है, पहला गलत है, तो इसका 2 हो जाएगा। 59 में देखते हैं कि यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा यंग इंडिया की थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ये तो सबको पता है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की थी। दोस्तों यहाँ समय बचाते हैं हम लोग, इस पर बहुत सारी जानकारी सबको उपलब्ध है, तो इस पर हम लोग आगे बात इसमें नहीं करने वाले हैं, हम लोग आगे सवाल देखने वाले हैं। कह रहा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कह रहे कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिसे मत देने का अधिकार है वह ग्राम सभा का सदस्य है। जी बिल्कुल सही है, जो भी व्यक्ति वयस्क है वह ग्राम सभा का सदस्य है। ग्राम सभा वह स्थान है जहाँ ग्राम पंचायत के कार्यों की सभी योजनाओं के सामने रखी जाती है। तो ये भी दोस्तों सही है, ग्राम पंचायत वह स्थान है जहाँ ग्राम पंचायत के कार्यों की सभी योजनाओं को क्या किया जाता है, सामने रखा जाता है, ठीक है। कुछ राज्यों में प्रत्येक गाँव के लिए ग्राम सभा आयोजित की जाती है, ठीक है। तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा हम कह रहा है कि ग्राम सभा बैठक में पंचायत तक जितने भी बुलाए थे ग्राम पंचायत को पंचों द्वारा एक क्या होता है प्रस्तुत की जाती है, इसके बाद 5 वार्ड सदस्य वगैरह सब होते हैं। इसके बाद कह रहा है सीधे जो है महत्वपूर्ण कारक है वह स्थान जहाँ ग्राम पंचायत कार्यों की सभी कार्य योजनाएँ लोगों के सामने रखी जाती है, उसको क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं, या ग्राम सभा कहते हैं, सॉरी ग्राम सभा कहते हैं। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा हम कह रहे हैं ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसे चुनाव के बाद ग्राम सभा अपनी पहली बैठक के दौरान चुनती है। तो गलत है, सचिव नहीं होता, सचिव होता है ग्राम पंचायत में, लेकिन उसको चुनाव द्वारा नहीं चुना जाता है, उनको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है परीक्षा ले करके। अभी जो उसको पंचायत सहायक मित्र भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो ये गलत है, निर्वाचन नहीं बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है सचिव का, ठीक है। और पंचायत सीरीज में तो आपने सचिव जी का कमाल देख ही लिया होगा कि सचिव जी कैसे आते हैं, तो ये उत्तर ठीक। 61 में कह रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत EWS के लिए 10% पद आरक्षित किए गए। तो ये दोस्तों क्या है, गलत है। 103वां संविधान संशोधन था वो, 104वां नहीं था, और अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत नहीं।
पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त जो है वह समाज के आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग है उनके लिए जो है 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनारक्षित वर्ग नहीं। तो ये कथन गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) समाविष्ट किया गया, जो राज्यों को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से समाविष्ट किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के विषय में जो है सामाजिक रूप से आर्थिक कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया था, ईडब्ल्यूएस के कल्याण को जोड़ा गया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा का हम लोग बात करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 15(6) में क्या कहा गया था कि प्रवेश के संदर्भ में राज्य को इन वर्गों के लिए 10% पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति है। ठीक है, चाहे वह राज्य सरकारों की सहायता प्राप्त हो या गैर राज्य से प्राप्त हो। ठीक है, या तो गैर सहायता प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा हो संस्थान, या फिर नहीं हो, हर संस्थान में जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो केंद्र और राज्य तो 4 कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 10% आरक्षण दिया जाएगा सभी शिक्षण संस्थानों में। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण प्रदान कर सकती है न करेगी। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये इसका सारे सही है, सॉरी ये गलत है, 3 सही है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग 62 नंबर प्रश्न पे। जरा इंग्लिश को हटाओ। 62 में कह रहा है कि नई पेंशन योजना एक भागीदारी योजना है जहां कर्मचारी अपने वेतन से पेंशन कोष में योगदान देते हैं, जिसमें सरकार का भी योगदान होता है। तो ये सही है दोस्तों। पहला कथन क्या है इसका, सही है, क्योंकि नई पेंशन योजना में क्या होता है कि जो कर्मचारी होता है वो भी कुछ प्रतिशत अपने कोष में, जो पेंशन कोष में जमा करते हैं, और सरकार भी क्या करते हैं, उसमें पैसे जमा करती है। तो पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा हम कह रहे हैं नई पेंशन योजना में भुगतान अनिश्चित है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है। नई पेंशन योजना में भुगतान अनिश्चित है क्योंकि ये पैसे को क्या किया जाता है, मार्केट में लगाया जाएगा, इसे कमाया जाएगा, तो जितना इनकम होगा उसमें आपको डिविडेंड दिया जाएगा। तो इसीलिए भुगतान क्या है। तो वैसे एनडीपीएस 10% कौन लगाता है, तो कर्मचारी लगाता है, और 14% कौन लगाता है, नियोक्ता लगाता है। यदि सरकार नियोक्ता है तो सरकार दिया जाएगा, और कोई यदि निजी संस्थान में आप नियुक्त हैं तो निजी संस्थान दिया जाएगा। ठीक है, रिटर्न आधारित योजना है या बाजार से योजना, सरल शब्दों में कहे तो भुगतान क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि मार्केट में इसको क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको डिविडेंड दिया जाता है, जितना फ़ायदा होगा आपको भी मिलेगा। 63 नंबर में कह रहा है कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया है। कथन 2, 31 अक्टूबर को कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया है। ये कथन दोस्तों सही है, पहला कथन। दूसरा हम कह रहा है कि इसका उद्देश्य एकता और सामाजिक उत्थान के विचारों के प्रति आम जन को जागरूक करना है। तो ये दोस्तों पहला ही सही हो जाएगा। इसमें 31 अक्टूबर को है क्या, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, जयंती है, इसी के उपलक्ष्य में ये किया गया। ठीक है, रन फॉर यूनिटी क्या किया जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी 2020 में किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 8 अजूबों में इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिटेल जो है आप पॉज करके भी देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा जो है टाइम लंबा लेने लगा है ऐसे में, तो थोड़ा सा मैं टाइम कटौती करना चाह रहा हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, और क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो कीजिए। मैं बीच बीच में कुछ कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में सहपाठियों के बीच में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 65 नंबर पे, 64 नंबर पे। कह रहा है कि 9वीं अनुसूची के संदर्भ में कह रहा है, इसका उद्देश्य कह रहा है मूल अधिकार को उल्लंघन के आधार पर कानूनों को चुनौती दिए जाने से संरक्षित करना चाहिए। दोस्तों पहला जो है क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि 9वीं अनुसूची बनाए इसीलिए गया था, क्योंकि ताकि मूल अधिकार से जो बचने के लिए कोई कानून बनाया जाता है उनको उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। ठीक है, उन अधिकारों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। तो यह मूल अधिकार से उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने, क्योंकि मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो वहाँ पर चुनौती दी जाएगी तो हो सकता है कि जो बनाया गया नियम है वो खारिज हो जाए। ठीक है, तो इस लिए जो है उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, क्योंकि 9वीं अनुसूची क्या है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता है 9th शेड्यूल, तो इसीलिए उसको दिया गया। इसके बाद करा कि इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में यह सुनिश्चित करने के लिए कृषि सुधारों को न्यायिक कार्रवाई को संरक्षण दिया जाए, तो विधायिका ने 1951 में संविधान के एक संशोधन किया, जिसके आधार पर 9वीं अनुसूची को शामिल की गई। केंद्र में अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसका भी मतलब बात की थे, और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि
नेहरू सरकार चाह रही थी कि हम जो है ज़मींदारों की ज़मीन लेकर के और लोगों में वितरण करते, भूमि सुधार कानून लाए। और भूमि सुधार उस समय जो है मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, तो उसके तहत आ जाता था संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार के तहत आ जाता था। तो बहुत सारे केस जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने लगे थे। तो इससे परेशान होकर के 1951 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन किया पहला, और जो है नवीं अनुसूची को डाला गया उसमें, और इसको जुडिशल रिव्यू से बाहर किया गया ताकि भूमि सुधार हो सके। ठीक है, 65 नंबर पे आते हैं। तो 65 नंबर जो सवाल है हमारा, वो कह रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA है, इकोनॉमिक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा विचार कीजिए। यह हाल के दिनों में किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। तो दोस्तों ये हाल के दिनों में कह रहा है कि किसी विकसित देश के साथ पहला जो है वह मुक्त व्यापार समझौता है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, सही है। यह पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिस पर भारत ने 1 दशक से अधिक समय से किसी प्रमुख विकसित देश के साथ हस्ताक्षर किया है, अतः कथन क्या है, एक सही है। दूसरा कथन में कह रहा है कि इसमें वस्तुओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं में व्यापार एवं व्यापार में तकनीकी बाधाएं जैसे क्षेत्र शामिल हैं। स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों को समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये दोस्तों सही है। वस्तुओं में जो है व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं में व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी को जो है क्या किया गया, फाइटोसैनिटरी मतलब पौधों की स्वच्छता के उपाय, विवाद और निपटान के तटस्थ व्यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और न्याय सुगमीकरण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। परंतु स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों के समझौते को बाहर रखा गया है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे है ये, ठीक है, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी है, पादप सुरक्षा है। तो ये कथन है दोस्तों, दोनों सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अब कितने पर, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार एक नज़र से। ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं 66 पे। 66 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन सभी देशों में संविधान है वे सभी आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, किंतु लोकतांत्रिक देशों में एक लिखित संविधान होगा। तो दोस्तों लोकतांत्रिक देशों में एक लिखित संविधान होगा ये जरूरी नहीं है, तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, परंतु वो लोकतांत्रिक देश है। और इसके फर्स्ट हाफ की बात करें, जिन सभी देशों में संविधान है वे सभी आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। तो पहला हाफ इसका सही है कि जिनमें संविधान है जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक है, हो सकता है संविधान मोनोपोली के तहत बनाया गया। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, गलत हो जाता है। दूसरा हम कह रहा है कि एक संविधान विश्वास और समन्वय की एक स्थिति उत्पन्न करता है जो विभिन्न प्रकार के नागरिकों के लिए एक साथ रहने हेतु आवश्यक है, और यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। तो दूसरा कथन दोस्तों सही है। संविधान में वो नियम कानून दिए होते हैं, बताए गए हैं कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, सरकार की क्या शक्ति होगी, क्या सरकार की सीमाएं होंगी, सरकार अपने जो सरकार शक्ति है उसका पालन किस आधार पर करेगा, शक्तियों का हनन कैसे किया जा सकता है। तो पहला का दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ठीक है, तो केवल 2 सही होगा इसका। 67 में आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, व्यक्तित्व है जिसके लिए जाने जाते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी कह रहे हैं किसके लिए जाने थे, सोमनाथ लाहिड़ी दोस्तों किसके लिए जाने जाते हैं। तो सोमनाथ लाहिड़ी का जन्म कब हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ये एक लेखक और संपादक थे। सोमनाथ लाहिड़ी क्या थे, तो एक लेखक और संपादक थे। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, वो नेता थे। बाद में क्या हो गया कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा के सदस्य भी बने, और विधानसभा के सदस्य मतलब MLA भी बने। और प्रथम मंत्रिमंडल में BR अम्बेडकर क्या थे, विधि मंत्री थे। लेकिन यहाँ पे दिया गया आज़ादी के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे। तो ये दोस्तों गलत है। सोमनाथ लाहिड़ी विधि मंत्री आज़ाद भारत में नहीं थे, वो क्या थे विधि मंत्री जो है BR अम्बेडकर थे। ठीक है, MLA थे कहाँ के, तो बंगाल के। HC मुखर्जी कह रहे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी। तो HC मुखर्जी कह रहे वह संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो ये दोस्तों दूसरा कथन सही सुमेलित है। जयपाल सिंह कह रहे आदिवासी महासभा के संस्थापक सदस्य अध्यक्ष थे। तो आदिवासी समाज के संस्थापक अध्यक्ष थे जयपाल सिंह। तो ये दोस्तों सही है, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने जयपाल सिंह। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तो 2 कथन इसमें सही है, 2 सुयुग्म जो है सही सुमेलित है। आते हैं हम लोग अब लोग नेक्स्ट सवाल पे 68 नंबर पे। ठीक है दोस्तों 68 में कह रहा है कि भारत सरकार ने 1999 में BP मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी।
तो भारत सरकार ने जो है बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। तो 68 में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला जो है वो गलत है। 1999 में नहीं, 1979 में ही, 79 में ही जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल थे, जिसको हम लोग मंडल आयोग भी कहते हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने और उनके उत्थान हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। तो दूसरा कथन भी दोस्तों क्या है, गलत है। इसे जो है क्या किया गया था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए मानदंड निर्धारित करने और उनकी उन्नति को उठाए लिए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग नहीं, कौन, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करने के लिए कहा गया था। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा इसका। आते हैं 69 पे। 69 कह रहा है कि हमारे निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। उचित दावे, विधि द्वारा स्वीकृति, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार के खिलाफ। कह रहा है कि उपयुक्त तत्वों में से अधिकार आवश्यक है। अधिकार में कह रहा है कि कितने तत्वों पर अधिकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक अधिकार तो वो है जो विधि द्वारा स्वीकृत अधिकार है, विधिक अधिकार है ना। तो देखिए, केवल हमारे दावे भर से जो है हमारा अधिकार नहीं हो जाता है ना, पूरे समाज में स्वीकृति मिलनी चाहिए, जिसमें जो क्या क्या आ जाते हैं, जिसमें हम रहते हैं। जैसे कि हमारे समाज में आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं। उसी जब साथी नागरिक या सरकार इन अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो हम अपने अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण कहते हैं इसको। अब इसके देखिए, अधिकार मिलने के हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो इसको 3 बुनियादी गुण होने चाहिए। ठीक है, अधिकार व्यक्तियों के तार्किक दावे हैं। अधिकार जो है वो व्यक्तियों के तार्किक दावे, इन्हें समाज से स्वीकृति और न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो कई व्यक्तियों के विरुद्ध परिवर्तन योग्य है। अधिकार जो है कई व्यक्तियों के विरुद्ध क्या है, परिवर्तन योग्य है। जैसे उदाहरण के लिए संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन और भिक्षावृत्ति पर भी प्रतिबंध लगाता है। ये प्रावधान राज्य की कार्रवाई के साथ साथ निजी व्यक्तियों की कार्रवाई पर भी अंकुश लगाते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई अधिकार हमेशा सरकार के खिलाफ ही हो। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि विकल्प सी सही है, 3 सही है। तो उचित दावे को छोड़ दीजिए, तो आपको क्या होना चाहिए कि विधि द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हमेशा सरकार के खिलाफ ही हो। सॉरी, उचित दावे ये सही है और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उचित दावे होनी चाहिए और समाज द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 70 में कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 330 कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करती है। तो अनुच्छेद 330 कह रहा है ये दोस्तों ये सही है। अनुच्छेद 330 कह रहा है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण का विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 30 लोकसभा में अनुसूचित जाति और ST के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। 331 कह रहा है कि राज्यसभा में SC ST के लिए सीटें का आरक्षण प्रदान करता है। ये दोस्तों गलत है, 331 में नहीं है। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाना है। राज्यसभा संसदों का चुनाव एकल हस्तांतरण मत के मध्य से किया जाएगा। किसी प्रणाली विशेष समूह के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें कोई भी जाति के लिए आरक्षण इसमें नहीं है। तो दूसरा दोस्तों ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा को भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से केवल राष्ट्रपति द्वारा ही भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राज्यसभा विघटन नहीं होता है, इसीलिए ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये केवल एक सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। और अगला वीडियो जो हम लोग इसका जो तीसरा पार्ट होगा, जो 30 प्रश्न बचे हैं उनमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा 2 दिन गैप हो गया हमको डालने में, बिकॉज हमको जो कुछ निजी कार्य आ गए थे उसकी वजह से हम थोड़ा व्यस्त हो गए थे। तो अब ये वीडियो आपको अभी से जो है रेगुलरली मिलने लगेंगे। यथासंभव कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम आपको ये वीडियो मिलती रहे। और हम जो आपको बताए थे कि PT स्प्रिंट के बारे में, उसके प्रश्नों का भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जल्द ही जो है हम PT स्प्रिंट का भी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने प्रश्नों, अपने अभ्यास को अपने परीक्षा में एक धार दीजिए और हमारे साथ अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।